तेजस्वी यादव ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि समाजवाद तो हमारे पुरखों की विरासत है, खेत हम लोगों ने जोता है, इस पर अधिकार हमारा है। तो मैंने उसका जवाब ये दिया है कि भाई समाजवाद तुम्हारा कब से है? समाजवाद तो लोहिया जी का है, समाजवाद मधु लिमये का है, समाजवाद मधु दंडवते का है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का है, समाजवाद जयप्रकाश जी का है। तेजस्वी यादव का समाजवाद कब से हो गया? आप तो लालू जी के लड़के हैं, इसलिए आरजेडी के नेता हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि भाई तुम्हें समाजवाद की समझ और कब से हो गई, और अगर है तो जरा कैमरे पर आकर बता दो। मैं तो दावा कर सकता हूं नहीं बता सकता हूं। मैंने ये भी कहा 10 दिन ट्यूशन ले लो, पढ़ के बता दो समाजवाद है क्या, समाजवाद के मूल तत्व को बता दो, मूल भावना को बता दो, उसके किसी एक्सपीरियंस को बता दो, तैयारी करके बता दो। नहीं बता सकते हो लेकिन विधानसभा तो सिर्फ बाबूजी के नाम पर राजनीति करना है, तो समाजवाद को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? ये कहो कि लालू जी के लड़के हैं इसलिए हमको नेता मानो। आपने वो नीतीश कुमार को भी हम लोगों ने देखा है जिसने गैसल पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई तो पद से इस्तीफा दे दिया, और आज हम वो नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं जहां पर कि 100 लोग 150 लोग जहरीली शराब पीकर जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर कहता है जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। कांग्रेस ने बिहार में ये तय कर लिया है, आज नहीं 30 वर्ष पहले, कि पहले लालू का झंडा ढोएंगे, अब तेजस्वी का लालटेन लेकर चलेंगे। आम आदमी पार्टी और जन स्वराज में कोई समानता नहीं है किसी भी स्तर पर। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, जन स्वराज के पीछे कोई आंदोलन नहीं। मेरा आंदोलनों में यकीन नहीं। अगर मुसलमानों के साथ एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ विचारधारा बनाई जाए तो भाजपा से मुकाबला किया जा सकता है। और वो तो ऋषिकेश की बात तो कॉम्प्लीमेंट है कि आप कह रहे हैं कि आप किसी की विरासत पर नहीं आए हैं, बिल्कुल आप नहीं जीरो आए। से स्टार्ट करके जा रहे हैं, आए। तो वो तो वही पूछ रहे हैं कि आप जीरो से स्टार्ट किए, कहाँ तक पहुंच गए, ये उनका सवाल है। बिल्कुल नवंबर में जन स्वराज की सरकार आपको दिखेगी, 5 महीने में आजादी मिल भी जाए तो क्या होगा? हम समझ रहे हैं सर। देखिए थ्योरी में तो सिर्फ नहीं, थियरी कुछ नहीं है। थ्योरी में आपका अब भाई- जवाब नहीं है। अरे मैं भाई कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूँ जी। गांधी का फोटो लगा लेने से थोड़ी ना बात बन जाएगी। ठीक बात है, हम मेरा- लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सही है। तो आप लोग कह रहे नहीं ना। ये क्या हुआ, जल्दी काहे नहीं नहीं, कर नहीं, रहे नहीं, हैं? ये- जल्दी करने का तरीका तो यही है कि हम लोग 5 लोग कमरे में बैठे हैं, दल बना दें, पार्टी अनाउंस कर दें, टिकट दे दें, जो पैसा लेके रुपया लेके पहुंच जाए उसको टिकट मिल जाए, और फिर आप कहिए प्रशांत किशोर तो वही कर रहा है। नहीं, नहीं। 12,000 लोगों ने अप्लाई किया है। आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको भी फुर्सत कहाँ है जाकर देखने का? सर उन्होंने नहीं, अभी नहीं, तक वो तो तो- अप्लाई किया है ना। राजद और जदयू जैसे कई दलों से लोग आपसे जुड़े, उन्होंने कुछ देखा होगा। देवेंद्र यादव हैं, रामबली चंद्रवंशी हैं, मुनाजिर हसन हैं, ये सब पहले चुनाव जीत कर आए हुए लोग हैं। ये लोग किस बात से असहज हो गए जब आपका आइडिया इतना रिफाइंड है? सर मीडिया में पब्लिश रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने बोला। आप दिखा दीजिए कहाँ पर देवेंद्र प्रसाद यादव ने ठीक कहा है सर, इस इंटरव्यू के बाद हम आपको दिखा आप देंगे। आप कहने को तो आप कह दीजिए जाके, मैं कह दूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। इतने भी मतलब लाइट वेन में नहीं बात हो रही है। नहीं, बात देखिए, यही हो रही है। बिहार में अगर किसी दल को 10% वोट आ जाए तो आप लोग उसको बहुत बड़ा राजनीतिक फोर्स बताएंगे, लेकिन जन स्वराज को अगर आया है 10% तो आप लोग ऐसे बता रहे हैं कि हम लोग का सब कुछ बर्बाद हो। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि बहुत कम नंबर है, मैंने आपसे राय ली। आपका जो वोट शेयर जो इतना बढ़ा वो सिर्फ एक इमामगंज के सीट पर बढ़ा, और जिसका कारण ये बताया जाता है कि वहाँ पे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच एक राइवलरी थी, जिसकी वजह से जो पासवान उम्मीदवार थे इमामगंज में जन स्वराज के थे, और उसके बाद एक और पासवान निर्दलीय भी थे, तो उस राइवलरी की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा वोट मिल गया, और इस कारण से ये परसेंटेज इतना बढ़ा जन स्वराज का। चलिए किसी वजह से बड़ा बढ़ा ना। अच्छा सर, लेकिन इतने काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन पोस्टर्स पे कहीं उनका चेहरा बहुत नजर नहीं आता, हर जगह आप ही चाहे रहते हैं जन स्वराज अब ऑफिशियल। मुझे तो ऐसा पोस्टर अभी दिख नहीं रहा है कि जहाँ मनोज भारती का कोई चेहरा नहीं लोग दिखता जैसे है। अगर अभी मैं 20 वीडियो अगर स्क्रॉल करूं जन स्वराज ऑफिशियल का, तो ज्यादा सब में तो आप ही नजर आता तो स्वाभाविक है, उनका वीडियो उन पर दिखेगा, मेरा वीडियो मेरे। है। लेकिन वो मेरे जन चैनल पर स्वराज दिखेगा, का ऑफिशियल पेज है ना। तो उनका भी दिखेगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन को आप कैसा नेता मानते हैं, मतलब वो कैसे नेता थे? मुझे नहीं मालूम, ना मैंने कभी काम किया, ना पक्ष में ना विपक्ष में। जब वो नेता थे तब मैं यहाँ पर था ही नहीं। अच्छा सर, आपसे जब पार्टी फंडिंग को लेके जब भी बात पूछी जाती है तो आप कहते हैं कि पूर्व में जिन लोगों ने आपकी मदद की वो लोग आपको चंदा दे रहे हैं या वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, तो इसमें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या उन 1.5 घंटे हो गए हैं। 1.5 घंटा हो गया, इसको वाइंड अप किया जा रहा है, ये सवाल ले लें। जी जी नमस्ते, मैं हूं निखिल और आपके सामने उपस्थित हूं खबरगांव का एक और इंटरव्यू लेकर के। ये इंटरव्यू जो कि पटना में हो रहा है, तो आप लोगों को गैस करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि हमारे मेहमान कौन हैं।
उनके इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा शब्द व्यर्थ ना करते हुए आपको इतना ही बता देंगे कि उनका नाम है प्रशांत किशोर। जन सुराज के सबसे मशहूर कार्यकर्ता, वो नेता कहलाने से परहेज करते हैं और हाल में आए एक सर्वे के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की दूसरी सबसे चहेती पसंद। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका। धन्यवाद। इस भ्रम में खबरगांव बिल्कुल नहीं है कि हम अकेले ही आपसे बात करके सारी चीज़ें रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बिहार इज़ नॉट फॉर बिगनर्स ऐसा कहा जाता है। तो हमारे साथ एक और अनुभवी बिहारी आपकी ही तरह ज्वाइन कर रहे हैं, ऋषिकेश। ऋषिकेश हमारे रिपोर्टर, इनका काम लगातार आप खबरगांव पे देखते हैं और ऋषिकेश को आकाश के साथ, भूपेंद्र के साथ आने वाले दिनों में बिहार को कवर भी करना है। तो ऋषिकेश, आपने ज्वाइन किया उसके लिए आपका भी शुक्रिया। प्रशांत जी, पहला सवाल हम यही पूछना चाहते हैं, हमको बहुत सारी बातें करनी है आपसे। आप बिहार की सोसाइटी को लेकर के, पॉलिटी को लेकर आपने जो यात्रा की उसका फीडबैक क्या है, आप अपनी पॉलिटिक्स कैसे आगे लेना चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन कुछ एक दो सवाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी को लेके। बक्सर को कैसे आप याद करते हैं? बहुत कम टाइम अब वहाँ दे पाते हैं, आपका बचपन बीता है, पिता आपके वहाँ प्रैक्टिस करते थे, बहुत पीसफुल लाइफ नहीं, थी। मेरा बक्सर में बचपन बीता ऐसी बात नहीं है। मेरे पिताजी की ट्रांसफरेबल पोस्ट अच्छा। जॉब थी, तो बाबूजी जहाँ जहाँ रहे वहाँ पर कुछ समय रहने का अवसर मिला। रिटायरमेंट के बाद मेरे पिताजी वहाँ प्रैक्टिस करते थे, एक छोटा सा उनका हॉस्पिटल था, एक हम लोग का वहाँ घर आसियाना भी उस समय पिताजी ने बनाया था। तो कुछ वर्ष वहाँ पर हम लोग रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत लंबे समय तक वहाँ रहा हूँ। हम लोग रहने वाले बेसिकली सासाराम के हैं। अच्छा। सासाराम के पास एक गांव है कोनार, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन बक्सर मेरे पिताजी की कर्मभूमि बहुत लंबे समय तक रही है। मुझे लगता है कि 1989-90 से लेकर करीब 25 साल तक मेरे पिताजी वहाँ मेडिकल डॉक्टर के तौर पर सक्रिय रहे हैं। तो इस नज़रिए से कई लोगों को ऐसा लगता है कि बक्सर ही मेरा घर है। बचपन कैसा था यंग प्रशांत किशोर का? आपके तब के साथी बताते हैं कि बहुत ही रेबल मोड में आप रहते थे। कई दोस्तों ने ये भी कहा कि बहुत रोमांटिक भी थे अपने लाइफ के एक स्फेयर में। बचपन को कैसे याद करते हैं? नहीं, बहुत याद नहीं करते। मेरा बचपन जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है वही है। रेबल तो कुछ नहीं कह सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक कह सकते हैं पिताजी के लिए। प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए नहीं, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। मतलब बहुत अनुशासित जो बच्चे होते हैं, रूटीन को, लीक को फॉलो करते हैं, उनमें मेरी गिनती नहीं आप कर सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो पिताजी की इच्छा, माँ बाप की इच्छा यही होती है कि आप स्कूल में जाइए, पढ़िए, एक जो सेट पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। तो मैं पैटर्न फॉलो करने वाला नहीं रहा हूँ। उस नज़रिए से आप कह सकते हैं कि मैं प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड रहा हूँ। कोई बहुत सिग्निफिकेंट ऐसा नहीं है, लिटरली नॉन सिग्निफिकेंट बचपन रहा है, जो सामान्य बच्चों का होता है, थोड़ा उतार चढ़ाव, लेकिन मोर और लेस जो सामान्य मध्यम परिवार के बच्चों की जिंदगी होती है वैसी रही। लेकिन आगे जाके मतलब अब आप कैसे इतने अनुशासित हो गए? अनुशासित धीरे धीरे जैसे समझ बनी तो ऐसा लगा कि जीवन में कुछ करना है, करने के पीछे आपकी बुद्धि, शक्ति, ताकत, समझ से सबसे ऊपर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है हार्ड वर्क, परसिवरेंस, ग्रीट। तो ये बात समझ में आई कि सिर्फ क्षमता होना काफ़ी नहीं है, आप कितने बुद्धिमान हैं ये सफलता के लिए ज़रूरी नहीं है। सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने ईमानदारी से किसी चीज़ पर लगे रहते हैं। और धीरे धीरे वो स्वभाव का हिस्सा हो गया और कुछ सफलता भी मिली उसी के नज़रिए से। हम बिहार में हैं और बिहार ने प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनकी विद्वता के बड़े किस्से चलते हैं, लोग पढ़ते हैं। उस पर अब रील बन के चलने लगे जब इंस्टाग्राम का ज़माना आया है। एक बड़ा आग्रह रहा है बिहार में शिक्षा को लेकर, लेकिन शिक्षा को लेकर बड़ी ख़राब स्थिति रही है बिहार में। आपकी एजुकेशन कैसे सर्वाइव कर गई बिहार को? नहीं, मेरी एजुकेशन, मैं तो यहाँ बिहार में मेरी पहले तीसरे चौथे क्लास तक तो मैं यहाँ एक मिशनरी स्कूल में, पिताजी तब वहाँ पोस्टेड थे शाहपुर में, तो वहाँ मिशनरी स्कूल में ही जाता था। मिशन स्कूल कहते हैं गांव देहात में। और फिर सरकारी विद्यालयों में ही यहीं पढ़ा हूँ। साइंस कॉलेज में आए तो बिहार के यहीं से पढ़कर निकले हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले बहुत अच्छी तो कभी नहीं रही है जी, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक चीज़ थी, एक तो कि समाज में शिक्षा को लेकर आज के मुकाबले ज़्यादा चेतना और सजगता थी।
दूसरी बात कि हर जिले में, हर प्रखंड तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कम से कम हर जिले में 2-4 विद्यालय सरकारी ऐसे जरूर थे जहां पर पढ़कर आप आगे जाने की बात सोच सकते हैं, वो सपने देख सकते हैं। एक बार उन विद्यालयों से आप पढ़कर पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज आ गए तो फिर आगे का रास्ता खुल सकता है। और मैं उन विद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि यहाँ से पहले से नोट्रोडेम है, सेंट जोसेफ है, सेंट माइकल है, ये तो एलिट लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिन परिवार के लोग। उनसे पहले भी जैसे यहाँ नेतरहाट रहा है, नेतरहाट में ज़्यादातर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे गए, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा लोग तो वहाँ से सिर्फ IAS IPS उस विद्यालय से बने हैं। तो उस व्यवस्था से ही हम लोग निकले हैं। आज जो स्थिति है वो भयावह है। ये पिछले 25-30 सालों में जब से लालू जी का राज आया तो समाज और सरकार दोनों के प्राथमिकता में शिक्षा बिल्कुल है ही नहीं। सरकारों ने भी न शिक्षा पर ध्यान दिया और धीरे धीरे समाज के प्राथमिकताओं से भी शिक्षा हट गया। आज समाज के लिए मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ, ऐसा नहीं है, कई लोग बताते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है। मैं उनको बताता हूँ, भाई स्कूल में खिचड़ी सिर्फ 6th क्लास तक बंट रहा है, 6वीं क्लास के ऊपर के क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? फिर कुछ लोग बताएंगे कि यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। मेरा उनको सवाल है कि ये बताओ पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है? वहाँ तो नियोजित शिक्षक नहीं है। कहीं ना कहीं गहराई में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 25-30 सालों में बिहार में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर जो शिक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई, इसमें शिक्षा और उसकी गुणवत्ता की कोई महत्ता नहीं है। सिर्फ स्कूल के नाम पर हर जगह बिल्डिंग बना दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे और पढ़ाई नहीं है। और ये इसलिए हुआ है कि सरकार और समाज दोनों के लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो पढ़ाई से कम सरकारी सुविधाओं को बांटने का केंद्र हो गया है। तो अगर किसी गांव में, किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है तो लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी विद्यालय से अगर साइकिल का पैसा नहीं मिल रहा है तो लोग आकर कह रहे हैं कि हेडमास्टर साइकिल का पैसा नहीं दे रहा है। इसी तरह सरकार भी, शिक्षक अगर नहीं पढ़ा रहा है ये सरकार को मंजूर है, लेकिन शिक्षक ने वहां वोटर लिस्ट नहीं बनाया तो उसका सस्पेंशन हो जाएगा। सरकार भी ये सोचती है कि भाई इतना हजारों करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, मास्टर तो पढ़ा रहा नहीं है, तो चलो इससे कुछ दूसरा ही काम करा लो, इससे स्वच्छता मिशन चलवा लो, इससे वोटर लिस्ट बनवा लो। उन्हीं विद्यालयों में वही शिक्षक जब चुनाव होता है तो काम करते पाए जाते हैं। उन्हीं शिक्षकों को जब पढ़ाई कराना होता है, जब क्लास लेना होता है तो नदारत पाए जाते हैं। अच्छा सर, बिहार के लोग शिक्षा को लेके इतने ज़्यादा भावुक रहते हैं। हमने देखा कि खेत तक अपना बेचकर पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। लेकिन उसी बिहार में उनको, उनके अंदर ये जागरूकता क्यों नहीं होती कि जैसे आप बता भी रहे थे कि वो साइकिल के लिए वो नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए क्यों नहीं करते? कि अब जैसे आप UN में आपने 10 साल नौकरी की, तो ये सारी चीज़ें क्या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से संभव थी? लोगों में ये ऐतराज है नहीं, मतलब जितनी मुखरता से, क्लैरिटी के साथ आप बता रहे हैं कि एडुकेशन में ये सारी दिक्कतें हैं, कभी मुद्दा शिक्षा रहा नहीं बिहार में? नहीं रहा। मैं तो बिल्कुल इनके सवाल से, सवाल के दौरान जो कहा कि यहाँ बहुत शिक्षा के प्रति सजगता है, ऐसी बात नहीं है। वो समाज के बहुत छोटे वर्ग में एक बहुत बड़ा जनमानस, जिसको यहाँ सामाजिक न्याय, समाजवाद और राजनीतिक नारे में इस बात के लिए कभी जागरूक ही नहीं किया गया कि चाहे जितनी भी समाजवाद की बात कर लो, जब तक तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक तुम्हारा जीवन सुधरेगा कैसे। मैं गांव गांव में जाकर जो मूलभूत बात क्या मैं बता रहा हूँ कि भाई गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते। दुनिया में जितने विद्वान हुए उन्होंने 3 ही रास्ते बताए हैं, 3 ही तरीका है गरीबी से निकलने का। या तो आप शिक्षित बनकर नौकरी रोजगार पालो, या आपके पास जमीन हो, खेती किसानी करके अपना स्थिति सुधार लो, या आपके पास पैसा पूंजी हो तो रोजी रोजगार व्यापार करके आगे बढ़ सकते हो। बिहार में 2/3 से ज़्यादा लोगों के पास ये तीनों सुविधा नहीं है। ये इतनी बड़ी संख्या में जो आपको भयावह गरीबी दिखती है, उसकी एक मूल वजह यह है कि बिहार में एक बड़ी आबादी के पास ये तीनों सुविधा नहीं है। उनके बच्चों के पास पढ़ाई की सुविधा नहीं है। बिहार में देश में सबसे ज़्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। यहाँ
जो आंकड़े हैं सरकारी, ग्रामीण बिहार में 60% लोगों के पास एक धूर जमीन नहीं है। और यहां समाजवाद की राजनीति हो रही है पिछले 50 साल से। 60% लोगों के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 86% दलितों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। वही हाल पूंजी का है। पिछले 30 वर्ष में 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के बैंकों ने बिहार से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया है। तो जब आपके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन नहीं है और पूंजी नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? हमने देखा चाहे जितने नारेबाजी करनी है कर लो, जिसको जिताना है जिता लो, जिसको हराना है हरा लो। जब तक इन आधारभूत 3 चीजों को नहीं सुधारा जाएगा, तब तक बिहार में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। और ये न होने के पीछे नेताओं के साथ कहीं ना कहीं समाज, बिहार के लोग, हम और आप दोषी हैं। क्योंकि हमने न कभी पढ़ाई पर वोट दिया, न हम लोगों ने भूमि सुधार के लिए वोट दिया, न हम लोग रोजी रोजगार, पैसे, पूंजी के लिए वोट देते हैं। हम लोग वोट दे रहे हैं 5 किलो अनाज के लिए, हम लोग वोट दे रहे हैं मोदी के मंदिर मस्जिद के लिए, हम लोग वोट दे रहे हैं गुजरात की विकास की कहानी सुनकर, हम लोग वोट दे रहे हैं यहाँ पर बिजली और सड़क के नाम पर। भाई, जब तक शिक्षा और रोजगार के लिए वोट नहीं दोगे, तब तक सड़क बन भी जाएगा तो उस पर दूसरे राज्यों के लोग आकर गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग के लोग तो उस सड़कों को बनाने में मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा सर, आप राजनीति में भी शिक्षा के महत्व को लगातार रेखांकित करते हैं, लेकिन हमने बीते सालों में राजनीति में, बिहार की राजनीति में ये देखा कि नीतीश जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उनके राज में इतने सारे पुल टूटे। लालू जी ने कानून की पढ़ाई की, कानून व्यवस्था टूटा। तो फिर क्या ही मतलब रह गया कि शिक्षा से राजनीति, मतलब राजनीति में जो प्रीमियम है, आपका कहना भी है कि ग्रेजुएट्स को आप टिकट दीजिएगा। किसने कहा? मैंने ये कभी नहीं कहा कि ग्रेजुएट्स को टिकट देंगे। पढ़ाई की महत्ता सिर्फ टिकट में नहीं है। जैसा आपने खुद कहा कि कानून की पढ़ाई करने वाले लालू के राज को जंगल राज बताया गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए नीतीश कुमार जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, कोई निरक्षर आदमी भी उनसे बेहतर सरकार चलाएगा। उसका सीधा कोई कोरिलेशन नहीं है। उस समय शिक्षा की महत्ता की बात है। अब आपने लालू जी की बात कही, वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनके अपने बच्चों की शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। तो जो पिता, जो व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षित करने के प्रति सजग नहीं है, वो क्या समाज के बच्चों को पढ़ाने की चिंता करेगा? बात वहां है। आप उस बात को बहुत हल्के में, नोशनल, एनेक्डोटली देख रहे हैं कि फलाने ने पढ़ाई की, फलाने ने नहीं की। समाज में पढ़ाई को लेकर जिस तरह की सजगता की जरूरत रही है, वो बिहार से एब्सेंट है। और उसके लिए बिहार और बिहार के लोग दोषी हैं। कुछ लोग जमीन बेच के पढ़ाते होंगे, लेकिन बिहार में 13 करोड़ आबादी रहती है। उसमें 10-20 लाख, 1 करोड़ लोग अगर पढ़ा भी रहे हैं, उससे मेजॉरिटी नहीं बनती है। सर, लेकिन उस टाइम पे जब उपचुनाव में आपने टिकट दिया था, तो जो 4 उम्मीदवार उतरे थे, उसमें एक की शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा बात हुई कि ये डॉक्टर हैं। फिर पता चला कि वो डॉक्टर, डिग्री वाले डॉक्टर नहीं है। तब तो ये हुआ था कि जनसुराज शिक्षित लोगों को टिकट देगी। भाई, कहीं ये नहीं लिख, संविधान जब जनसुराज का बना है, हम लोगों ने 550 बैठकें पूरे बिहार में की जनसुराज की संविधान को बनाने के लिए। और उसमें एक जो बड़ी चर्चा हुई कि क्या इसको संविधान में लिख दिया जाए कि जो 12वीं क्लास या ग्रेजुएट से ऊपर होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। और सबका सामूहिक निर्णय चर्चा के बाद था कि नहीं, इस तरह की बात नहीं कही जा सकती। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन होना और एजुकेशन की महत्ता को समझना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको गांव देहात में तमाम लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि हमारी दादी अनपढ़ थी, लेकिन रात भर ढिबरी जलाकर, लालटेन जलाकर बैठती थी कि मैं पढ़ूं, क्योंकि उनको शिक्षा की महत्ता का ज्ञान था। वो खुद नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन उनको ये शिक्षा की महत्ता का ज्ञान था। वो चाहते होंगे कि हमारे ग्रैंडसन, हमारी ग्रैंड डॉटर पढ़ाई करे, ताकि उसको वो कष्ट ना हो जो मुझे हुआ। हम बात कर रहे थे बिहार की स्टोरी में, किस चीज़ ने बिहार को पीछे से पकड़ लिया? आपने कहा शिक्षा पे बात नहीं हो पाई उस तरह से, कभी वो मुद्दा नहीं बना। भूमि अधिकारों की अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो उससे इस्टेब्लिश हुआ। और पॉलिटिक्स ने भी नुकसान किया। आपने कहा कि समाजवाद की राजनीति जिस तरह से हुई, उससे नुकसान हुआ है। एक इंटरव्यू हम आपका देख रहे थे, आपने कहा कि, और जिसको हमने देखा भी अभी, अब दिल्ली से हम यहाँ आए हैं, तो कि जहाज का टिकट दिल्ली से पटना का महंगा है, लेकिन बुलेट ट्रेन आ रही है मुंबई से अहमदाबाद। तो आपकी उसमें ये शिकायत थी। तो क्या आपको लगता है कि इतने केंद्रीय मंत्री देने के बावजूद, इतना हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स होने के बावजूद बिहार को उसका ड्यू नहीं मिला, जब कितने गठबंधन रहे सेंटर में जिसका क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था। कई लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन वहां बनेगा जहां
पेमेंट की फिजिबिलिटी होगी। हम्म। जब मैं अफ्रीका में था, तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, आज आपने एक्सपीरियंस किया, कभी अफ्रीका में जाएंगे, एयर फ्रांस मेक्स द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन द रूट्स व्हेन बिटवीन फ्रांस एंड अफ्रीकन कंट्रीज। सब सहारन कंट्री और पेरिस के बीच में जो फ्लाइट चलती है उस पर सबसे ज्यादा पैसा एयर फ्रांस कमाता है, क्योंकि सप्लाई पूरा उनके हाथ में है। आप पटना में आते हैं जब दिल्ली से, तो दिल्ली बॉम्बे जाने के लिए 100 सुविधा है, तो वहाँ फ्लाइट का रेट कॉम्पिटिटिव है। दिल्ली पटना का जो रेट है आप खुद देखे होंगे, वो 20,000, 21,000, 25,000 रुपया लोग, और फ्लाइट पूरी फुल आती है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में फिजिबिलिटी नहीं है। लोग कहते हैं भाई यहाँ किसी पत्रकार ने मुझे सवाल पूछा था कि बुलेट ट्रेन यहाँ बनेगा तो यहाँ पैसा ही नहीं लोग दे पाएंगे। मैंने कहा भाई यहाँ जो फ्लाइट्स आ रही हैं वो मुंबई से ज्यादा पैसा देकर यहाँ के लोग आ रहे हैं। तो फिजिबिलिटी की बात नहीं है, बात यह है कि बिहार की एक छवि बन गई है कि ये गरीब है, पिछड़ा है, अनपढ़ है। अगर फ्लाइट्स की बात अगर और उसको बहुत गहराई से आप देखेंगे तो आप फ्लाइट की क्वालिटी देख लीजिए। मैं तो कई बार कहता हूं कि जो सबसे पुराना रैक होगा राजधानी का वो पटना दिल्ली में चलेगा, और जो सबसे नया रैक होगा वो पटना मुंबई में, वो दिल्ली मुंबई वाले में लगेगा। जो फ्लाइट, अगर आप फ्लाइट के ओनर हैं, अगर आप विस्तारा एयर इंडिया के मालिक हैं, तो जो आपकी सबसे नई फ्लाइट आएगी उसको आप दिल्ली और मुंबई के रूट पे डालोगे। जो उसकी सबसे आपकी पुरानी वाली फ्लाइट होगी उसको आप पटना और दिल्ली। ये एक मानसिकता बन गई है, बिहारियों के प्रति नजरिया लोगों का बन गया है कि अरे भाई बिहार है तो इनको क्या ही है, बस सवाल का सर एसेंस मेरा ये था कि क्या आप मानते हैं कि इतना, जैसे अब मैं एमपी से आता हूँ, है ना, एमपी वाले से किसी आपसे पूछेंगे तो वो बोलेगा बिहार ओवर रिप्रेजेंटेड है नेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन उसका कभी फायदा मिलता हुआ उस तरह से नहीं। ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो है ना, कभी कभी वो कर्स है। फिर मैं अफ्रीका का उदाहरण दूंगा। एक अंग्रेजी का फ्रेज है जिसमें अफ्रीका के लिए लोग कहते हैं मिनरल कर्स। जहां जितना ज्यादा मिनरल है वही उसके लिए कर्स है, क्योंकि उस खनिज को, संपदा को निकालने के लिए सिविल वॉर में कंट्रीज पड़े हुए हैं। बिहार की ये दुर्भाग्य रहा है, हम लोग के जो एमपी हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से एमपी जीत कर जाते हैं कि उन एमपी के समर्थन के लालच में लोग कुछ भी करने को तैयार है। कांग्रेस ने यहाँ लालू के हाथ में बेच दिया बिहार को। क्या आपको लगता है मनमोहन सिंह जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट को बिहार की दुर्दशा का ज्ञान नहीं था? उन्होंने सिर्फ इसलिए समझौता कर लिया लालू के जंगल राज से क्योंकि 20-25 सांसदों का समर्थन उनको बिहार में, दिल्ली में चाहिए था। क्या आपको लगता है कि आज मोदी शाह को पता नहीं कि नीतीश कुमार की हालत क्या है, शारीरिक मानसिक? जो व्यक्ति अपना साथियों का, मंत्रिपरिषद के अफसरों का, मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं बता पा रहा है, वो बिहार कैसे चला रहा है? फिर भी मोदी और अमित शाह क्यों इनको बनाए हुए हैं नीतीश को? क्योंकि 12-15 सांसदों का समर्थन चाहिए। तो हम लोग के सांसदों की जो संख्या है वही हम लोग के लिए अभिशाप बन गया है। कई बार लोग कहते हैं भाई क्या करें, बिहार में तो कोई सुधार नहीं होता है, लालू नीतीश के आगे जनता देखती नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। आप आंकड़ों को जाकर देखिए, बिहार की जनता ने लालू जी को जीवन में सिर्फ एक ही बार बहुमत दिया है, 1995 में, और एक बार लालू जी के राज में चारा घोटाला का मामला आ गया, जंगल राज की बात हुई। लालू जी चाहे जितने बड़े लीडर हों, आज तक बिहार का नेतृत्व करने का अवसर जनता ने नहीं दिया। नीतीश कुमार चाहे जितने बड़े मैन्यूवरिंग करने वाले हों, 2020-21 में जब लोगों ने कोविड के दौरान बिहारियों ने अपनी दुर्दशा देख ली, नीतीश कुमार का उस दिन से राजनीतिक इकबाल खत्म है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इज नॉट इवन हाफ द लीडर ऑफ व्हाट ही वाज प्री कोविड। ऐसा नहीं है। लेकिन लालू जी एक बार जीतने के बाद भी 15 साल से क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ही उनका बैसाखी बनकर उनके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार 42 विधायक के साथ बिहार पे कैसे रूल कर रहे हैं? क्योंकि भाजपाई उनको लाडला मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ बैठाए हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपाई हैं, जिन्होंने चंद सांसदों के लालच में बिहार की चिंता नहीं की, बिहार के युवाओं का भविष्य इन नेताओं के हाथ में बेच दिया। अच्छा सर, जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, सबकी पार्टी के साथ आपने काम किया, कभी तो मतलब इन लोगों के साथ कामकाज करके कब आपको लगा कि बिहार में एक बड़ा वैक्यूम है जिसको आप पूरा कर सकते हैं? मैं वैक्यूम के लिए बिहार में नहीं आया। आपने ठीक कहा, मैं इनके सब के साथ मैंने काम किया है, और लालू को छोड़कर, और मेरी चिंता रही है कि भाई बिहार के लिए कुछ अच्छा हो। एक बार तो आकर यहाँ नीतीश कुमार की मदद भी की, उनको जितवाया भी, मंत्री परिषद भी बनवाया,
7 निश्चय का प्रोग्राम भी बनवाए, बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई, और ये दिखाता है कि मेरा बिहार में आकर मंत्री, नेता, सांसद, विधायक बनने में कभी कोई रुचि नहीं रही है। लोग कह रहे हैं कि आज ये बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए हैं। मेरे भाई, अभी तो मैं जीतूंगा हारूंगा वो तो बात भविष्य के गर्त में है। 15 में तो मैं चुनाव जीत गया था। तब कहाँ थे तेजस्वी, तब कहाँ था कोई? मैं ही था। मैंने ही सारे निर्णय लेने में मेरी भूमिका थी। अगर मुझे मंत्री बनना होता उस समय बन जाता, कौन रोक रहा था? अच्छा सर, मेरी कभी वो मंशा नहीं रही है। मैंने हमेशा कोशिश की है, तब तक जब तक मैं खुद राजनीति में नहीं था, कि भाई बिहार में कुछ अच्छा जो कर सकता है उसकी मदद की जाए। लेकिन इन ज्यादातर नेताओं ने प्राइवेटली और अदरवाइज भी ये हमेशा ये कहा है, अरे प्रशांत जी अब बिहार में इससे ज्यादा क्या होगा, जो हो रहा है ठीक है, बड़ा जाति में बटा हुआ राज्य है, कुछ नहीं हो सकता है, जितना हो रहा है यही बहुत है। तो मैं अपने भाषणों में कहता हूँ कि जिस राज्य को इस देश के बड़े बड़े नेताओं और दलों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों का है। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है। हम एक पूरा खंड अपना स्किप करके आगे आ गए। हमने नीतीश कुमार के नाम से, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक पूरा सेगमेंट ही रखा था इंटरव्यू में। हम देख रहे हैं कि बार बार उनकी बात चली ही आ रही है। एक वो पब्लिक लाइफ उनकी बहुत लंबी रही है, फॉर डेकेड्स वो पब्लिक लाइफ में है, लेकिन एक रिजर्व व्यक्ति माने जाते हैं और कम लोग ही मतलब इतना उनके कभी करीब रहे कि उनके घर में रहे हों। एक आप भी हैं कोई नहीं और रहा, मेरे छोड़कर कोई नहीं रहा। तो और उस समय कहा जाता था कि पुत्रवत उनका बिहेवियर। बिल्कुल आपने पब्लिकली घोषित किया हुआ। आपने क्या उसमें देखा था, क्या आपने उनके व्यक्तित्व में देखा था जिस वजह से आपने उस नहीं, समय एक चीज जो उस समय मुझे दिखा था और आज भी मानने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार बेईमान नहीं, चोर नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन फिर तो मनमोहन सिंह जी भी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। लेकिन भ्रष्टतम सरकार के मुखिया बने। समाज ने तो उनको यूपीए 2 को भ्रष्टतम सरकार मान के हटाया। वही हाल नीतीश कुमार का है। व्यक्तिगत तौर पर आज भी कोई मेरा कहीं भी भाषण उठाकर देख लीजिए, मैंने तो पब्लिकली कहा कि नीतीश कुमार की एक खासियत है, 18, 19 साल, 20 साल भी पद पर रहने के बाद व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्ट न होना, चोरी न करना, ये साधारण कैरेक्टर की बात नहीं है। लक्ष्मी की गर्मी इतनी होती है कि अच्छे से अच्छे आदमी का ईमान डोलता है, वो बात ठीक है। लेकिन राजनीतिक भ्रष्टता जो है वो सिर्फ पैसे की भ्रष्टता नहीं है। अगर आप आज किसी के साथ जीतते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं, किसी क्रिमिनल को अपने साथ रखते हैं, भ्रष्ट लोगों को अपने इर्द गिर्द, अगर राजा के दरबार में सब चोर बदमाश ही भरे हुए हैं, राजा ईमानदार रह के भी क्या फायदा है? व्यक्तिगत ईमानदारी एक सीमा के आगे उसका कोई महत्व नहीं है। तो जो आपने कहा क्या अच्छा लगा था, अच्छा ये लगा था कि 2005 से 2010 के दौर में नीतीश कुमार बिहार को सुधारते हुए दिखे थे। 2005 से 10 के दौरान बिहार में सुधार होता दिखा था। 2005 से 10 के दौरान लगा था कि हम लोग के पास भी कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उनकी मदद की थी, इसलिए उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन जब उन्होंने रास्ता बदल लिया तो लोकतंत्र में हमारी जिम्मेवारी है कि उनका विरोध होना चाहिए, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। चाहे मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे पुत्रवत पिता तुल्य हो, अलग बात है, लेकिन जहां तक बिहार का मसला है उसमें वो संबंध आड़े नहीं आएगा। मेरा व्यक्तिगत नीतीश कुमार से कोई लड़ाई नहीं, आज भी मेरी कोई लड़ाई नहीं नीतीश कुमार से। कभी आपने जितने कैंडिडेटली आप उनको याद कर रहे हैं उस टाइम के नीतीश को, कभी आपने ऐसे बात करने की कोशिश नहीं की? जो सारी बहुत बातें बार बात करी इंटरव्यू है, में बहुत बार बात करी है। ऐसा क्या नीतीश कुमार से तो कोई हमारी बात कोई बंद थोड़ी ना हो। नीतीश कुमार से तो जब भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेरी बातचीत कई बार हुई है। अब उनकी अपनी व्यस्तता है, मेरी अलग व्यस्तता है, और दूसरी बात है कि हमारे राजनीतिक रास्ते हमारे अलग अलग हैं। ठीक बात है। वो भाजपा के साथ हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह के घटिया भ्रष्ट लोगों को अगल बगल बैठा रखा है, उससे हमारा कोई सरोकार ही नहीं हो सकता। आपने एडवाइस किया था इसके अगेंस्ट? अरे इन सबको हटा के मैंने फेंक दिया था जब मैं था। तो अब जाकर देख लीजिए ना, आज जितने लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 15 में इनका साया भी कहीं अगल बगल नहीं था। अच्छा सर, जैसे आपने खुद बोला कि जदयू में आप दूसरे नंबर पे थे तब। मैंने कुछ नहीं बोला, ये आप बोल रहे हो। हाँ, मतलब कि आपका पोजीशन इतना De था facto कि आप number 2 तो था। आप था ही, इर्द-गिर्द- बिल्कुल था। हाँ, तो लोग ये कहते हैं, लोग ऐसा कई- मानते हैं। हाँ, मैंने अभी आपको नहीं कहा कि हम 2 हैं हाँ, कि 3 हैं कि 4। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ा धैर्य रखते तो ये पूरा का पूरा आप ही के पास आना था, ये पूरा साम्राज्य जो भी एक जदयू का अपना बना हुआ है। तो आप डिप्टी सीएम पद को लेके बड़ा नाराज चल रहे थे। क्या बात सही है? ये फालतू की जो बात है, धैर्य रखकर
क्या मिल जाता मुझे, साम्राज्य मिल जाता, मैं कोई यहाँ साम्राज्य लेने आया हूँ? नहीं, मेरे साथी के कहने का नहीं मतलब ये नहीं, है। मैं नहीं, अपने प्रश्न में ही आपने मेरे कैरेक्टर को बता दिया। हम उनमें से नहीं हैं जो धैर्य रखकर साम्राज्य लेने आए हैं। अगर हम जो करने आए हैं, अगर हम बिहार में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, आप तो ठीक कह रहे हैं, हम धैर्य रखने की क्या जरूरत है, वही बैठे रहते। तो जैसे 4 दूसरे चोर लूट रहे हैं, वैसे हम भी बैठ के लूट रहे हैं। लेकिन आप उनको साइड कर सकते थे, कैसे कभी कर अगर सकते पोजीशन थे? अपने पास कैसे होता। कर सकते थे? जब आप जो नेता है वही आदमी कह रहा है कि नहीं ये 4 आदमी भ्रष्ट रहेगा, तो आप कैसे उसको साइड कर दीजिएगा? और क्यों रहे हम, क्यों धैर्य रखें, क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? जब सीए हमने छोड़ा किस मुद्दे पर, सीए एनआरसी के मुद्दे पर, सीए एनआरसी के मुद्दे में पार्टी में चर्चा हुई, ये तय हुआ कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। बिना मेरे से फिर राय किए हुए सीए एनआरसी के पक्ष में नीतीश कुमार ने वोट दिलवा दिया। मैंने आकर उनसे पूछा कि भाई क्यों वोट दिलवा दिया, तो उन्होंने बताया कि अरे वो तो पार्लियामेंट में सांसदों ने दे दिया, हम लोग बिहार में लागू नहीं करेंगे। तो मेरा उस पर विरोध था, मेरा विरोध था कि भाई तब तो ना आप उधर हो ना इधर हो, दोनों को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो राजनीति नहीं करना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हटा दिया, मैं हट गया। भाई नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को थोड़ी ना बनाया है। नीतीश जी चाहे जितने बड़े लीडर हों, वो प्रशांत किशोर को उन्होंने नहीं बनाया है। नीतीश कुमार के बनने में हमने थोड़ा कम या ज्यादा प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। ऐसा नहीं है कि दल में जो लोग उनके बैठे हुए हैं वो नीतीश के बल पर है, हम उनके बल पर नहीं है कि वो हमको अपने यहाँ बैठा कर रखेंगे और अपने हिसाब से काम चलाएंगे। मेरी सहमति होगी, मैं आपको लीडर मानता था, वो ठीक है, लेकिन मैं अपने शर्तों पे ही रहूंगा। मैं किसी का झंडा ढोने वाला नहीं हूं, मैं अपने दम पर हूं, अपने काम के बल पर हूं। मैं कोई अपने पिताजी के नाम से यहाँ नहीं आया हूं, मैं किसी के पैरवी से नहीं आया हूं। अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी प्रयास से यहाँ पहुंचा हूं और मैं अपने शर्तों पर ही काम करता हूं। आपने ठीक कहा, धैर्य रखते तो हम तो मोदी जी के साथ भी कुछ कर सकते थे, धैर्य रखते तो नीतीश के साथ भी हो सकते थे, धैर्य रखते तो किसी भी राज्य में किसी पार्टी में कुछ बड़ा हो जाते। वो बनना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य ये है कि जो मैं करना चाहता हूं वो कर पा रहा हूं कि नहीं। एक आपने नीतीश कुमार के एक वक्त को याद किया और काफ़ी कैंडिडली आपने बात बताई, हम भी एक आपके ही टाइम को याद कर रहे हैं। एक वक्त था जब आप इतना एक्सपोज टू मीडिया नहीं थे और बहुत नाप तोल कर आप अपनी बात रखते थे और पूरे देश के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर आपकी राय ली जाती थी और उसको मीडिया के माध्यम से लोगों तक वो पहुंचती भी थी और लोग ध्यान से सुनते भी थे। लोगों को लगता था कि कोई मतलब जैसे ज्योतिषी कुंडलियां बताते हैं उस तरह का आपका इंसाइट हुआ करता था पॉलिटिक्स में और उसकी काफ़ी इज्जत भी थी। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की आपकी मुखरता है, उसको आप क्लैरिटी कह सकते हैं। कई लोग उसको ये भी कहते हैं कि कई बार ग्रेस वाली जो रेखा है उसका उल्लंघन भी हो जाता है। वो मुखरता कहीं और नहीं वो तेजस्वी में नहीं दिख रही है, किसी कांग्रेस लीडर में नहीं दिख रही है। ज़्यादातर लोग ग्रेसफुली अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगा कभी भी अपने जब आप रात को सोते हैं कि एक कड़वाहट आ गई है, जो खराब अनुभव रहा नीतीश कुमार के साथ आपका? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई लोगों की शिकायत है कि बिहार की राजनीति में मेरे से ज्यादा ग्रेसफुल बात करने वाला अगर कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है तो मैं आपकी पत्रकारिता को कितनी सीरियसली लूं, मैं यही कह सकता हूं। बिहार में तो जितना क्रूड, रफ, रगेड आप बोलिएगा वही राजनीति, यहाँ पर लोग उसको ग्रासरूट नेता कहते हैं। मुझसे तो लोगों की शिकायत यह है कि मैं गाली नहीं देता हूँ, गाली गलौज नहीं करता हूँ, क्रूडनेस नहीं बात करता हूँ। मैं तो एकदम शालीनता की बात कर रहा हूँ। मैं तो मन से खड़ा होकर लालू जी की तारीफ कराता हूँ कि भाई लालू जी के राज में गरीब और वंचित आदमी को आवाज मिला है। लेकिन साथ में ये भी बताता हूँ कि जिन गरीबों को लालू जी ने, वंचितों को, पिछड़ों को आवाज दिया, उनके बच्चों को पढ़ाई, रोजगार, शिक्षा रोजगार और जमीन भूमि पूंजी नहीं दिलाया। तो ये आप क्या, मैं अगर बिहार के लोगों की बात कर रहा हूँ तो नेताओं की बात नहीं करूंगा, उनकी गलतियों की बात नहीं करूंगा। और सर जैसे आप कह देते हैं, जैसे आपने मंच पर से बोला कि नीतीश को वोट मत देना, बाकी जिसको देना हो देना। बिल्कुल ठीक कहा। तो इसलिए क्यों कहा? क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जनता ने देखा, गांव-गांव जाकर देखिए कि भैया वोट किसी को देते हैं नीतीश कुमार बन जाता है मुख्यमंत्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं और आंकड़े और तथ्य बता रहे हैं कि वोट आपने कांग्रेस को दिया तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, वोट आरजेडी को दिया तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, वोट भाजपा को दिया तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। तो मैंने कहा भाई इससे निवृत्ति पाना चाहते हो तो नीतीश कुमार को एक आदमी भी वोट मत दो, क्योंकि इसको 10, 20, 25, 50 अगर भी आ गए, भाई 42 विधायक इस आदमी को है
और फिर भी मुख्यमंत्री है, तो बिल्कुल सिरे से साफ करो, ताकि ये फिर से, जब लोग ये कहते हैं भैया क्या करें, किसी को वोट देते हैं नीतीश से बन जाते हैं, हम कहें बिल्कुल एक भी वोट मत दो तो नहीं बनेंगे, इसमें क्रूडनेस क्या है? अच्छा सर, नीतीश जी के जब पुराने भाषणों को हम सुनते हैं सदन में, कई रील में भी वायरल होते हुए आता है, तो एक चीज हमने जो देखा है कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे और ऐसे कई मुद्दों पे उनका स्टैंड एक नॉन निगोशिएबल रहता था। वो बोलते थे कि इस चीज के लिए हम कभी नहीं झुकेंगे। कब से ये विचार इतने बदलने शुरू हुए? मेरे भाई देखो, पहली बात आप समझो कि जिस नीतीश की आप बात कर रहे हो, 14-15 तक जो नीतीश का एक राजनीतिक कैरियर रहा है और 15 से 25 का जो दौर है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये वही नीतीश कुमार हैं 2010 में खड़े होकर कहा कि नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने नहीं देंगे, हमें नहीं जरूरत, हम एलाइज हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आज नीतीश कुमार उनका पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं कि सर हमारी मदद कीजिए। आपने हमने इसी नीतीश कुमार के सुशासन का भी दौर देखा है, जबकि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में बिहार में एक तरह से पैसे का लेन देन बंद हो गया था। आज कोई भी यहाँ सरकारी पद नहीं है जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ओपन बाजार और दरबार ना लगा हुआ हो। आपने वो नीतीश कुमार को भी हम लोगों ने देखा है जिसने गैसल पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई तो पद से इस्तीफा दे दिया, और आज हम वो नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं जहां पर कि 100 लोग 150 लोग जहरीली शराब पीकर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो आदमी पॉकेट में हाथ डालकर कहता है जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। तो 14-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। आज के नीतीश कुमार में मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं, राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई है, और प्रशासक के तौर पर यह आदमी बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं बचा है। और उसकी एक वजह यह है कि उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति में इतना गिरावट है। जब आप अपने शरीर की चिंता नहीं कर सकते हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप सामने वाले का सहयोगियों का नाम तक नहीं याद कर पा रहे हैं, किस जिले में है ये आपको नहीं पता है, तो उस जिले की समस्या का समाधान कैसे करा दोगे भाई? ये तो लोकतंत्र की एक तरह से मतलब त्रासदी है कि सिपाही होने के लिए, मास्टर होने के लिए मेडिकल का जांच होता है, और राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री का अगर मानसिक हालत ठीक नहीं है तो उस पर कोई जांच नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि इस बार ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्योंकि अगर ये नैरेटिव ये फैलता चला गया कि उनका जो मुख्य फैलता चला गया, चल ही रहा है। हाँ, तो अगर जब से मैंने ये बात, देखिए ये बात शुरू मैंने नहीं की है, नवंबर 2023 में नीतीश कुमार के राजनीतिक सहयोगी मित्र तब सुशील कुमार मोदी जी ने विधानसभा के बाहर खड़े होकर पहली बार यह बयान दिया कि नीतीश कुमार को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। उसके बाद से तमाम नेता इस तरह के बयानबाजी करते रहे। मैंने कभी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर टिप्पणी नहीं की जनवरी 2025 तक। जनवरी 2025 में जब मैं आमरण अनशन पर यहाँ बैठा था बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर, तब जो सरकार और सरकार के जिस तंत्र से हम लोग की बातचीत हो रही थी, उन लोगों से बातचीत करके ये लगा, समझ में आई बात कि भाई नीतीश कुमार को ये जानकारी ही नहीं हो रही है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, जैसे उनको ये पता ही नहीं चला था पेपर लीक हो गया है, ये कब हुआ। तो जब उस आदमी को ये पता ही नहीं चल रहा है कि बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो उस पेपर लीक के मामले पर कोई धरना दे रहा है या अनशन पर बैठा है, इसकी जानकारी कैसे होगी। तब मैंने कहा कि भाई कम से कम इनकी मानसिक जांच होनी चाहिए। और उसके बाद जो उनके पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इतना लंबा जो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है, राष्ट्रगान बज रहा है, उस आदमी को पता नहीं चलेगा, वो आदमी ताली बजाने लगेगा? ये संभव है कि भूल से हो जाए कि आपकी पिता के समाधि पर फूल चढ़ाने के बजाय आपके सर में माला डाल दें? ये कोई भूल से थोड़ी ना हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति को दिखा रहा है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को दिखा रहा है। तो सर, क्या ये चुनाव को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। और बाकी अच्छा ये बताइए क्यों नहीं करेगा? 13 करोड़ के लोग, 13 करोड़ लोगों का राज्य, क्या वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अगुवा बनाना चाहते हैं जो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ न हो? आप यहां से अभी दिल्ली जाइएगा और पायलट जो आपका होगा प्लेन का, अगर कोई बता दे कि आदमी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, तो आप फ्लाइट में बैठिएगा, उतर के भागिएगा। तो बिहार के जहाज का जो पायलट है, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो ये मुद्दा कैसे नहीं है भाई? बहुत बड़ा मुद्दा है।
तो जैसे आपने कहा कि ये त्रिकोणीय है इस बार का बिहार चुनाव का जो पूरा मुकाबला होगा, तो बाकी दो एनर्जेटिक धड़े हो गए, एक आप हो गए, एक तेजस्वी यादव, तो क्या इन दोनों के लिए ऑप्शन पहली बार खुलेगा? क्योंकि अब तक राजनीति के धुरी बने रहे नीतीश नहीं, कुमार। धुरी तो यहाँ देखिए, लोकतंत्र है तो दो धुरी तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि राजनीतिक धुरी अकेले नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। पहली बार दो ध्रुव से त्रिकोणीय होने जा रहा है। जो अभी तक की यहाँ राजनीति रही है पिछले 30-35 सालों में, एक छोटा उसका बानगी आपको 2020 में दिखा, जब चिराग पासवान ने पार्शियली एक तीसरा फ्रंट बनाने का तीसरा विकल्प दिया। उसके अलावा बिहार में दो ध्रुवीय राजनीति रही है, लेकिन पहली बार जनसुराज के बाद इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होगी और उसमें जनता के पास विकल्प होगा कि क्या उन पिटे पिटाए, जांचे परखे, एक्सपायर जदयू, राजद और भाजपा को वोट देना चाहते हैं, कि जो मार्केट में, लोकतंत्र में, समाज में उनके सामने नया विकल्प, नया प्रयास के तौर पर जनसुराज आया है, उसको चुनते हैं। जो जनता विकल्प के अभाव में पिछले 20-25-30 सालों से लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देती रही है, क्या वो फिर उन्हीं को वोट देगी कि वो नया विकल्प मिल रहा है उसके साथ जाएगी? अभी 6 महीना में तय हो जाएगा। चलिए विकल्प पर ही आ जाते हैं सर। हम जन सुराज को लेकर जो हमारा एक चैप्टर है इस बातचीत में, तो अब परसाई लिख कर गए हैं कि कोई दार्शनिक अगर साधु बन जाए या मौलाना बन जाए, तो अगर वो अंधेरे का डर दिखा रहा है किसी चीज़ का, तो वो अपना टॉर्च बेचना चाहेगा। उसके पास एक ऑप्शन होता है, वो किसी चीज़ को मार्केट जरूर करना चाहता है। लालू प्रसाद यादव के पास एक टॉर्च था, ये कहिए लालटेन था, वो सामाजिक बराबरी की बात कर रहे थे। फिर नीतीश कुमार आए तो उनका टॉर्च था लॉ एंड ऑर्डर। जन सुराज के टॉर्च की जो रोशनी है उसमें क्या दिखेगा बिहार को? बिहार को शिक्षा और पलायन दिखेगा, रोजगार दिखेगा। पहली बार, अभी चुनाव 6 महीने दूर है, बिहार के तीनों दल जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिश दल हैं, कोई जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। हर आदमी को शिक्षा और पलायन पर बोलने की, नौकरी पर बोलने के लिए मजबूर किया गया है। ये जनसुराज की ताकत है। ये जनसुराज की नहीं ताकत है, लोकतंत्र में विकल्प होने की ताकत है। जनसुराज के टॉर्च में लोगों को शिक्षा और रोजगार दिखेगा। आप ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, है ना? आपका जिस तरह से आपने पॉलिटिक्स आगे बढ़ाई, उसमें कई लोगों ने रीड करके भी कहा कि ये अभिनव प्रयोग होगा बिहार में अगर कास्ट एग्नोस्टिक पॉलिटिक्स होगी, अगर इश्यूज पे बात होगी तो। लेकिन ऑल्टरनेटिव राजनीति का वादा अरविंद केजरीवाल भी कर चुके थे, है ना? और जिस तरह से अभी हमने उनको दिल्ली में चुनाव हारते हुए देखा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चेंज वाला जो कॉल है उसकी अपील पे कोई फर्क पड़ा है? आम आदमी पार्टी और जनसुराज में कोई समानता नहीं है किसी भी स्तर पर। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। जनसुराज के पीछे कोई आंदोलन नहीं है। मेरा आंदोलनों में यकीन नहीं है। आम आदमी पार्टी में कोई 5, 7, 10, 20 लोग जुटे, उन्होंने कहा कि हमारे पास वो मूल मंत्र है, हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसका नाम जन लोकपाल है, जिसके जरिए हम समाज को सुधार सकते हैं, व्यवस्था को बदल सकते हैं। जनसुराज में प्रशांत किशोर खड़े होकर रोज मन से कह रहे हैं कि भैया एक प्रशांत किशोर को छोड़ो, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी नहीं सुधरेगा जब तक तुम वोट देने का तरीका नहीं सुधारोगे। बिल्कुल ये अलग प्रयोग है। वो एक प्रयोग था जहां कुछ लोग ये बता रहे थे कि हम इसको सुधार देंगे, सुधारने का रास्ता ये है। जनसुराज ये कह रहा है कि इसको कोई नहीं सुधार सकता है जब तक जिनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है वो खुद नहीं सुधरना चाहते हैं। सर 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने कहा था, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, तो आपने कहा कि गवर्नेंस के मॉडल को आपने कैंपेन में लाया और उससे चीजें बदली। वहां हम देख रहे हैं कि क्या चीजें आप रिलेट कर पाएंगे कि वो गवर्नेंस का मॉडल आपने दिया था बतौर स्ट्रेटेजिस्ट, तो क्या वो चीजें आप लेके आएंगे अपने कैंपेन में? 2020 में दिल्ली के चुनाव में भाजपा के मुकाबले आम आदमी पार्टी बेहतर दिखी, इसलिए उनकी मदद की। वो तो पुरानी कहानी ही हो गई। जब उस चुनाव का जो मुद्दा होगा उस पर लड़ा गया होगा। लेकिन गवर्नेंस के मॉडल की बात तब की थी आपने। हाँ तो उनका जो गवर्नेंस का मॉडल है वही तो बात कर रहे हैं। हाँ तो भाई वो चीज क्या अपने अंदर भी लाएंगे कि क्यों हाँ, लाएंगे? इसी गवर्नेंस को आगे? दिल्ली अलग कहानी है, बिहार अलग कहानी है। दिल्ली के मुद्दे अलग हैं, बिहार का मुद्दा अलग है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सर बात करते हैं, जो आपकी काफ़ी क्लैरिटी है। आप नीतीश कुमार के बारे में चाहे बात करें, चाहे बीजेपी के बारे में बात करें, राजद के बारे में बात करें, क्या आप एक परिभाषित विचारधारा को आप पा चुके हैं अभी तक? जैसे बीजेपी क्लियर है हिंदुत्व को लेकर के, बिहार में जो 2 बड़ी पार्टियां हैं वो सोशलिस्ट अपने को कहती हैं। प्रशांत किशोर क्या हैं? प्रशांत किशोर गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और भाजपा की जो आज की विचारधारा है उसके विरोध में खड़े हैं और ये मानते हैं कि इस देश में करीब करीब आधे हिंदू, 50% हिंदू जो भाजपा के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं,
वो हिंदू हैं जो गांधी की विचारधारा में यकीन रखते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा से प्रभावित हैं, जो कम्युनिस्ट हैं या सोशलिस्ट हैं। इन 4 विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करके अगर मुसलमानों के साथ एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ विचारधारा बनाई जाए तो भाजपा से मुकाबला किया जा सकता है। इसी विचारधारा का नाम है जनसुराज। सर एक भाषण आपका था जिसमें आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते। उनके अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे मनोज झा हो या और भी जितने लोग जो एज ए सलाहकार वहाँ काम करते हैं, तो आपने कहा कि आप उनसे ट्रेनिंग लेके आ जाइए 1 महीने और 5 मिनट बस समाजवाद पे फिर आप उसको परिभाषित कर दीजिए। तो क्या हमने जैसे वो अक्षरशः जो उसका अर्थ है वो है, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि इनको समाजवाद का मतलब नहीं पता? अक्षरशः भी, लिटरली एंड अदरवाइज। आपने ठीक कहा, फिर से दोहरा देता हूँ। किताब पढ़ लो, अपने साथी सहयोगियों से ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद आकर समाजवाद पर 5 मिनट कैमरे पर बिना देखे हुए बोल दो, परिभाषा ही बोल दो, समझ और उसकी जो गहराई है उसकी बात ही छोड़ दीजिए। क्यों कहा? तेजस्वी यादव ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि समाजवाद तो हमारे पुरखों की विरासत है, खेत हम लोगों ने जोता है, इस पर अधिकार हमारा है। तो मैंने उसका जवाब ये दिया है कि भाई समाजवाद तुम्हारा कब से है? समाजवाद तो लोहिया जी का है, समाजवाद मधु लिमये का है, समाजवाद मधु दंडवते का है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का है, समाजवाद जयप्रकाश जी का है। तेजस्वी यादव का समाजवाद कब से हो गया? आप तो लालू जी के लड़के हैं, इसलिए आरजेडी के नेता हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि भाई तुम्हें समाजवाद की समझ और कब से हो गई, और अगर है तो जरा कैमरे पर आकर बता दो। मैं तो दावा कर सकता हूं नहीं बता सकते हो। मैंने ये भी कहा 10 दिन ट्यूशन ले लो, पढ़ लो, पढ़ के बता दो समाजवाद है क्या, समाजवाद के मूल तत्व को बता दो, मूल भावना को बता दो, उसके किसी एक्सपीरियंस को बता दो, तैयारी करके बता दो। नहीं बता सकते हो लेकिन विधानसभा तो सिर्फ बाबूजी के नाम पर राजनीति करना है, तो समाजवाद को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? ये कहो कि लालू जी के लड़के हैं इसलिए हमको नेता मानो। लेकिन सर हमने ये भी देखा है कि जिनकी 21 रैलियां उन्होंने कभी की है, विधानसभा में बोलते हैं तो कई बार तारीफ होती है, तो मतलब वो तो इस मामले में काफी पॉलिश्ड लगते हैं। ताली बजाना मतलब पॉलिश मतलब होना होता है। साथी ये कह रहे हैं मेरे कि वो ठीक है, वो एक आपने एक बात निकाली है कि वो समाजवाद की भाई शायद वो डिफाइन ना कर पाए, नहीं, लेकिन लोगों तक उनकी बात पहुंचती तो है। बिल्कुल पहुंचती है। तो एक से एक क्रिमिनल भी राजनीति में है जिनकी बात नीचे पहुंच रही पर है, ये एक से एक दंगाई भी पॉलिटिक्स में है, उनकी भी बात जनता सुन रही है, उन पर भी ताली बजा रही है। लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि हम समाजवाद के पुरोधा हैं। ये तेजस्वी यादव ने कहा कि समाजवाद हमारा है, तो मैंने कहा भाई समाजवाद तुम्हारा है। मैं कहूंगा कि ये घर हमारा है, तब तो आप पूछोगे ना कि भाई घर का कागज दिखा दो, अगर आपको डाउट है तो। ये उन्होंने कहा कि समाजवाद हमारा है, ये हमारी विरासत है, इसलिए ये कोई दूसरा नहीं ले सकता है। तो दूसरा आदमी पूछेगा ना भाई समाजवाद तुम्हारा कब से हो गया? सर अब आपके पूरे जनसुराज का जो भी कैंपेन चल रहा है और आगे भविष्य में चलेगा, तो क्या एकदम स्क्रैच से शुरू हुआ जनसुराज? का सवाल यह है कि क्या स्क्रैच से शुरू हुए जनसुराज अभी उस स्थिति में है हाँ। कि वो सारी सीटों पर लड़े और जीते भी? भाई आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज कोई अभी सर्वे हुआ है जिसमें बिहार में दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलर पसंद लोगों की जनसुराज है। आपका नाम था उसमें, हाँ। जनसुराज को लेके बात नहीं थी, और सर्वे तो कई आते हैं नहीं सर। ठीक है, कई होगा, मेरा तो नहीं है, किसी का है। तो यहाँ पर जो पहले से 30-30 साल से पार्टी है उसके ऊपर अगर जनसुराज या प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है तो वो इस प्रयास, इस परिकल्पना का ही को ही दिखाता है। पहले में तेजस्वी का भी आ रहा है उसी सर्वे हाँ में। ठीक बात है, आना है। उनके पिताजी यहाँ 30 वर्ष से रहे हैं, ये लोग राजनीति करते हैं, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारा आ रहा है? ठीक है, आपने कहा कि स्क्रैच से शुरू होकर, हम्म, भाई 3 साल से यहाँ पर जो मेहनत हम लोगों ने करी है, जनसुराज के साथियों ने जो प्रयास किया है, घर घर बात पहुंचाने की कोशिश की है, इतनी कोशिश जितनी मेहनत लोग 10 साल में करते हैं उतनी कोशिश हम लोगों ने 3 बरस में की है। कैसे आपको स्क्रैच से दिख रहा है ना? हम लोगों ने 3 साल से हर कुछ छोड़कर घर परिवार यही रात दिन यही कर मतलब रहे वही हैं। जीरो से शुरू करना। नहीं तो, और वो तो ऋषिकेश की बात तो कॉम्प्लीमेंट है कि आप कह रहे हैं कि आप किसी की विरासत पर नहीं आए हैं, बिल्कुल आप नहीं जीरो आए। से स्टार्ट करके जा बिल्कुल रहे आए। हैं, तो वो तो वही पूछ रहे हैं कि आप जीरो से स्टार्ट किए, कहाँ तक पहुंच गए, ये उनका सवाल है। बिल्कुल नवंबर में जनसुराज की सरकार आपको दिखेगी 5 महीने में। अभी तो शुरू हुआ है। आप सर्वे को देखिए, जनता को देखिए और रिजल्ट को भी देखिएगा। नवंबर में जनसुराज की सरकार आपको दिखेगी। अब आपको लग रहा है कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यही बात
मैं अगर आपको एनालिस्ट के तौर पर करता, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लोग आपकी बात सुनते थे और बताते कि जैसे हम कुंडली को लोग बाँचते हैं, तो अगर मैं आपको पहले कह रहा होता कि जनसुराज यहाँ जीतेगा, अगर मैं खुद स्टेक होल्डर नहीं होता तो आप लोग बहुत गंभीरता से उसको लेते। चूंकि मैं स्टेक होल्डर हूं तो आपको लग रहा है अरे तो खुद जनसुराज के इसलिए कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको अपने जितनी भी मेरी प्रोफेशनल समझ है उसके आधार पर बता रहा हूं कि नवंबर में बिहार में बदलाव तय है, नीतीश कुमार का जाना तय है, नए मुख्यमंत्री का आना भी सुनिश्चित है, और जहां तक मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री जनसुराज का होगा, नई सरकार जनसुराज की होगी। बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, क्या आप वो चाहे किसी भी दल के हो, तो चाहे आप खुद हैं पत्रकार, जाइए रोड पर घूम लीजिए, पूछ लीजिए, चाहे राजद का समर्थक है, भाजपा का समर्थक है, जदयू का समर्थक है, सब बदलाव चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जनसुराज चाहता है, लेकिन बदलाव हर आदमी चाहता है। हर व्यक्ति यहाँ के 30-35 साल के लालू नीतीश के राज से पक गया है। क्या आप एक फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर होगा? बिल्कुल एक तरफा। मैंने पहले ही कहा है क्योंकि कि गॉसिप ये भी है कि अगर एक हंग असेंबली आती है तब प्रशांत किशोर चुनेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। विपक्ष को चुनेंगे, विपक्ष को बैठिएगा आप 5 साल। बिल्कुल। क्या हड़बड़ी है? प्रशांत किशोर को क्या हड़बड़ी है? प्रशांत किशोर को विधायक मंत्री बनकर बालू से पैसा थोड़ी ना कमाना है। प्रशांत किशोर को शराब माफिया के पैसे की थोड़ी जरूरत है। प्रशांत किशोर को क्या हड़बड़ी है? 10 साल लगे, 15 साल लगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं। अच्छा सर, शायद कल परसों से ही बिहार बदलाव यात्रा, ये उद्घोष यात्रा आप शुरू करेंगे? उसका कल परसों से नहीं, ये पहले से ही हाँ, मीटिंग्स में कर रहा हूं। बिहार के उन क्षेत्रों में जहां मैं पैदल नहीं पहुंच पाया हूं, वहां मैं पब्लिक सब मीटिंग्स कर रहा हूं। उसी तहत 45 और मीटिंग मेरी बाकी है, जो अगले 15 से 20 दिन में करने का प्रयास करूंगा। सर, ये जो बिहार बदलाव यात्रा जब आप शुरू करेंगे तो अगले चरण में किन किन चीजों पे फोकस होगी? 20 और जैसे अभी सी वोटर सर्वे में आप दूसरे स्थान पे हैं, तो अब पहले में हम आपको कब तक देख पाएंगे? भाई ये चाहे किसी का भी देखिए, सर्वे हो। किसी का सर्वे हो, 20 मई से हम लोग शुरू करेंगे और 120 दिन में, करीब 120 दिन में पूरा बिहार कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से बिहार के हर गांव, गली, पंचायत, नुक्कड़ पर पहुंचे, उनको एक बात बताएं कि भाई तुमने जाति पर वोट दिया, तुमने धर्म के नाम पर वोट दिया, तुमने लालू नीतीश मोदी के चेहरे पर वोट दिया, तुमने 5 किलो अनाज मंदिर मस्जिद नाली गली के लिए वोट दिया, तुमने बिजली पानी लॉ ऑर्डर के लिए वोट दिया। एक बार जीवन में अपने बच्चों के चेहरे पर वोट दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। बस इसी एक संदेश के साथ पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा के लिए निकल रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा लेट नहीं हो गए? जैसे जनसुराज की ओर से कहा भी गया था कि दिसंबर 2024 तक आप 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे हर 5 विधानसभा। जारी कर दिया। अच्छा, बिल्कुल जारी। आप कहाँ बिहार में रहते हैं? हर विधानसभा में जाइए, वहां पर संभावित उम्मीदवारों का पोस्टर बैनर लगा हुआ है, लोग प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो 21,000 रुपए का फॉर्म भर के हाँ, जो भर के गए हैं वो लोग नीचे संभावित उम्मीदवार के तौर पर घूम रहे हैं। अच्छा, ये 21,000 वाला इस आइडिया को क्या थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नहीं, 21,000 रुपया इसलिए है कि एक तो लोग कहेंगे अरे ऐसे ही भर दिया है किसी ने, कौन पूछता है जनसुराज को? तो हम लोगों ने कहा नहीं भाई, सीरियसनेस दिखाने के लिए इस अमाउंट को लेकर सुनिए, 21,000 रुपया जमा करो। दूसरी बात ये कही, ये पैसा कहाँ जाएगा? जो भी अंततः उम्मीदवार बनेगा उसी को पैसा मिल जाएगा। अगर 10 उम्मीदवारों ने पैसा जमा किया तो जो एक व्यक्ति फाइनली चुना जाएगा उसमें से उसको वो 2,10,000 रुपये मिल जाएगा। तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि जो गरीब आदमी है वो 21,000 कहाँ से लाएगा? 21,000 भाई ये कहा गया तो आप 50 प्रस्तावक बना लो, उनसे 500 रुपये ले लो। अगर आपके पास 50 लोग नहीं हैं जो 500 रुपया आपको दे सके तो आप चुनाव कैसे लड़िएगा? इसके बाद भी कहा गया कि ये भी अगर आपके पास नहीं है तो 1,000 लोगों से ये एप्लीकेशन लिखवा के दे दीजिए कि ये आदमी इतना गरीब है कि इसको चंदा भी नहीं मिलेगा 20,000 रुपया, तो उसको मुफ्त में हो जाएगा। तीनों प्रक्रिया है। लेट वाली बात मुझे लगता है मेरे साथी ने इसलिए कही होगी क्योंकि ये हम लोग कई लोगों से अभी मिले, कुछ दिनों उन्होंने पहले ये कहा कि मुकेश सहनी पार्टी बनाना चाहते थे, अप एंड रनिंग है। जीतन राम मांझी पार्टी बनाना चाहते थे, अप एंड रनिंग है। आपने बहुत पहले से आप मेहनत कर रहे हैं, 3-3.5 साल से आप पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कई बिहार के ही एनालिस्ट कहते हैं कि यार अभी भी ऐसा लगता है कि पार्टी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, है ना? इसलिए कि और दूसरी बात इसलिए ये है ऐसा है कि आप ये भी कह चुके हैं कि आप पार्टी के मुखिया नहीं, आपने मुखिया की घोषणा भी की है, आप ये भी कह चुके हैं कि सीएम मैं बनूंगा नहीं। तो अभी जो एक वोटर जो शायद देख भी रहा होगा आपको उस तरह से, उसके पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं है कि हम किस मुख्यमंत्री कौन होगा,
आपको सवाल का जवाब मिले उसके लिए मैं गलत क्यों करूं? बिहार में पार्टी कैसे बनता है? 2-4-5 आदमी मिला, पार्टी की घोषणा कर दिया, ये कह दिया कि हम इसके नेता हैं और हमारे बाद हमारे बेटा हैं। हम तो वैसी पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं। नहीं, थोड़ी अगर हम 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके दल बनाना चाहते हैं तो समय तो लगेगा। लेकिन अब इलेक्शन आ ही गया ना सर। आ गया तो आ गया। इलेक्शन लड़ने के लिए थोड़ी ना हम पैदा हुए हैं खाली। ये आप नहीं, लोग लेकिन इलेक्शन तो लड़िएगा ना सर। भाई ऐसा है, ये आप लोगों ने एक अलग दुनिया बना दी है कि राजनीति का मतलब सिर्फ इलेक्शन है। आजादी से पहले इस देश में जितने नेता हुए जिन्होंने इस देश की विचारधारा को, इस देश की राजनीतिक जर्नी को शेप किया, लीड किया, वो तो कोई विधायक मंत्री नहीं था। तो क्या वो राजनीति नहीं करते थे? क्या उनकी समाज में ताकत नहीं है? आज प्रशांत किशोर विधायक नहीं तो क्या मेरी ताकत नहीं है? हम खड़े होते हैं तो जितनी सरकार कांपती हो उतना विपक्ष से न कांपती हो, किसी विधायक से न डरते हो ये लोग। प्रशांत किशोर यहाँ भी जाएंगे तो देखिए कैसे धड़ाधड़ ये डर के मारे भागेंगे। क्यों भाई? राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। और यही तो फर्क है। जनसुराज और प्रशांत किशोर सिर्फ एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं, बिहार में आमूलचूल सुधार हो उस प्रयास में लगे हैं, जिसमें दल भी होना चाहिए और दल को चुनाव भी लड़ना चाहिए। जनता के आशीर्वाद से उसको जीत कर भी आना होगा, लेकिन सिर्फ दल बनाकर जीत जाने से बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आपके पास समाज का समर्थन न हो, समाज में उन चीजों के लिए जागरूकता न हो। गांधी जी आए, 20 वर्ष तक उन्होंने कहा कि देश को आजादी की क्या जरूरत है। अभी भाई आजाद देश को चलाने की जब तक आप में क्षमता और कैरेक्टर नहीं होगा तब तक आप कैसे ही आजादी मिल भी जाए तो क्या होगा? हम समझ रहे हैं सर। देखिए थियरी में तो सिर्फ नहीं, थियरी कुछ नहीं है। थियरी में आपका भाई, जवाब नहीं है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी का फोटो लगा लेने से थोड़ी ना बात बन जाएगी। ठीक बात है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सही तो आप लोग कह रहे नहीं ये क्या हुआ, जल्दी काहे नहीं कर रहे हैं? जल्दी करने का तरीका तो यही है कि हम लोग 5 लोग कमरे में बैठे हैं, दल बना दें, पार्टी अनाउंस कर दें, टिकट दे दें, जो पैसा लेके रुपया लेके पहुंच जाए उसको टिकट मिल जाए। और फिर आप कहिए प्रशांत किशोर तो वही कर रहा है। सर तो क्या ऑफिशियली 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है हर विधानसभा? अरे भैया 12,000 लोगों ने अप्लाई किया है। आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको भी फुर्सत कहाँ है जाकर देखने का? सर उन्होंने अभी तक अप्लाई किया है ना। अरे भैया अप्लाई किया है तब जो तरीका बताया गया है कि लोग अप्लाई करेंगे, उनको ये पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर ये अनुमति है कि वो संभावित उम्मीदवार के तौर पर क्षेत्र में प्रचार करें। 4 महीने तक उनका सर्वे होगा, जांच होगा, ताकि लोगों से पूछा जा सके कि भैया ये जो संभावित उम्मीदवार तुम्हारे बीच में घूम रहे हैं इसमें बेहतर कौन है। यही तरीका है। क्या छठा अपना पोस्टर नहीं लगा सकता? संभावित उम्मीदवार के तौर पर नहीं लगा सकता है। जिसने आवेदन नहीं दिया वो नहीं लगा सकता है। अच्छा ठीक है, प्रोसेस की आप लगा दीजिएगा तो हम जाके कोई कानूनी केस थोड़ी ना कीजिएगा। आप जाके पार्टी की जो अपनी है कि जो लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं उन्होंने आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद क्षेत्र में जाकर अपने आप को संभावित उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने प्रचार और काम शुरू किया। हम लोग का काम ये है कि जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसको जाए, देखे, सर्वे करे कि जितने संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें जनता किसको चाहती है, जो इसको चाहेगी वो बन जाएगा। लेकिन सर वो संख्या 5 से अगर ज्यादा अगर अभी हो रही होगी 20 अरब 12,000 तो ज्यादा नहीं हो गया? हाँ तो वही कह रहे हैं, 60-70 हो गया। आपने कहा था कि सिर्फ तो उसमें से 6 आ जाएंगे। आप काहे चिंता किए जा रहे हो? ठीक है, वो उनके एक प्रोसेस की बात है। वो बताओ तो दिक्कत, ना बताओ तो दिक्कत, लोकतांत्रिक हो जाओ तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत। अगर किसी ने सोच समझकर निर्णय लिया तो दिक्कत, किसी ने हड़बड़ी में। अरे भाई आप मतलब मुसीबत ये है कि कोई आदमी कुछ सही काम करने निकलता है तो लोग यहाँ गिद्ध की तरह टूट पड़ते हैं कि भाई अरे ये सही कैसे कर रहा है, सही कैसे कर रहे हो तुम। और कोई सही नहीं करता है तो आप लोग बैठ के कहते हैं कोई सही कर ही नहीं रहा है। नहीं सर भाई अगर कोई दल बनाने से पहले बिहार के 5,000 गांव में जाकर कंसल्ट करके समझ कर लोगों को जोड़कर दल बना रहा है तो ये सही है कि गलत है? ठीक है, मैंने कहा ना वो प्रोसेस को आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड आपने कैंपेन बनाया है, उसकी अपनी जगह है। जल्दी वाली बात आप कह रहे थे कि हमें किसी को जल्दी नहीं है। जल्दी होती है उन लोगों को जो देखना चाहते हैं कि ये जो आज एक आइडिया है जनसुराज है ना, आप चाहते हैं कि उसकी गवर्नमेंट बने कभी, उसकी शक्ल कैसी हो। ये वहाँ से आए हुए सवाल हैं। हम अगले सवाल पे जा रहे हैं। आपने कहा कि कई लोगों को आप साथ में ले रहे हैं, ऐसे लोग जो आपके कभी साथ आए और अब नहीं है, उनसे जुड़ा एक प्रश्न है, आप सुन लीजिए और फिर आप उत्तर दीजिएगा उसका।
राजद और जदयू जैसे कई दलों से लोग आपसे जुड़े, उन्होंने कुछ देखा होगा, देवेंद्र यादव हैं, रामबली चंद्रवंशी हैं, मुनाजिर हसन हैं, ये सब पहले चुनाव जीत कर आए हुए लोग हैं। ये लोग किस बात से असहज हो गए जब आपका आइडिया इतना रिफाइन कौन असहज है? ये कौन लोग कहाँ गए हैं? अभी तो नहीं। बैठे हुए हैं। सर लेकिन ये- उन्होंने ओपन भाई अभी तो कल तो अभी कोर कमेटी बैठक में सारे लोग थे। लेकिन देवेंद्र एक प्रसाद शिकायत आई तो है सर शिकायत कि मीडिया में प्रोफेशनल्स के थ्रू statements- हमको किसने आपको रामबली चंद्रवंशी हमारे साथ रोज बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र प्रसाद यादव जी की पत्नी अभी बीमार हैं, जो अभी दिल्ली गए हुए हैं। आपको अभी हॉस्पिटल में हम लोग मिलकर उनके सर मीडिया साथ में पब्लिश रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने हैं। बोला आप दिखा दीजिए कहाँ पर देवेंद्र प्रसाद यादव ने ठीक कहा है है। सर, इस इंटरव्यू के बाद हम आपको दिखा देंगे। आपको जबरदस्ती का आपको देखिए, पत्रकारिता कम करनी है, मसालाबाजी ज्यादा करनी है। ये ऐसे रामबली चंद्रवंशी हर दिन यहाँ बैठक में हैं और आप कह रहे हैं नाराज हैं। मुनाजिर- देवेंद्र प्रसाद यादव, सुनिए तो मेरी बात। देवेंद्र प्रसाद यादव किसी के नाम पर ऐसे लांछन लगा देना बिना किसी वजह के। कोई यहाँ बिहार में 1000 यूट्यूबर है, कोई यूट्यूबर गया, किसी ने एक बाइट निकाल लिया, उसी के आपने कुछ बात कर दी। भाई कोई आपके पास प्रमाण हो। सिंपल सी बात है, देवेंद्र प्रसाद यादव जिस भूमिका में पार्टी में आए थे उस भूमिका में आज भी बने हुए हैं। रामबली चंद्रवंशी जिस सक्रियता से पार्टी में जुड़े हुए थे उतनी सक्रियता से आज भी लगे हैं। किसी मुनाजिर एक हसन- दिन आप उन्होंने कोई बात कही होगी तो कही होगी। मुनाजिर हसन मुनाजिर हसन नहीं अब सक्रिय हैं तो नहीं सक्रिय हैं। कोई मुनाजिर हसन ने पार्टी बनाई थी ये? तो इन तीनों लोगों ने तब बयान दिए थे। अरे आपको दिया था, हम बयान आपको- दिखा हम आप- दीजिएगा। हम आपको- गलत बात कर रहे हैं आप गलत बात कर रहे हैं मेरे भाई। सर, देखिए। देखिए ऐसा है, अगर आप पत्रकारिता करते हैं, सवाल पूछने आए हैं, तो हम राजद के नेता नहीं है, रिसर्च करके आइए। रामबली कल हम लोग की पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रामबली चंद्रवंशी उसमें कार्यक्रम में बैठे हुए थे। उससे पहले हर दिन हमारे यहाँ बैठक हो रही। आप जबरदस्ती किसी का नाम ले रहे हैं। आप कह रहे हैं किसी दिन उन्होंने बयान क्या दे दिया। अरे भाई लोकतंत्र है, कोई हमारा नौकर तो है नहीं। अगर उनकी किसी बात से असहजता होगी वो बोल सकते हैं। अच्छा सर, सवाल ऐसे पूछते हैं, मीडिया में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि जन स्वराज की जो प्रोफेशनल टीम है वो सब सारा कुछ मैनेज करती है, हमारे पास उतना एक्सेस नहीं होता है कि हम प्रशांत जी उनका के विचार है, स्वतंत्र है वो अपना विचार रखने के अब लिए। देखिए यही उनका विचार है, उनका विचार है। तो ये हुआ हर पार्टी का अपना काम कर। 50 आदमी भाजपा के हैं जो कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से भाजपा में है और अमित शाह की कार्यशैली से सहमत नहीं है। आपकी है हिम्मत जाके अमित शाह से पूछने की? सर देखिए आप अभी नहीं बस समझिए बात। देखिए, आप लोग क्या है कि क्या तेजस्वी यादव नहीं। के कार्यशैली से राजद के हर व्यक्ति सहमत है? क्या नीतीश कुमार के कार्यशैली से जदयू का हर व्यक्ति सहमत है? भाई दल है, उसमें लोग आते जाते रहते हैं, बिल्कुल लोग ठीक अपना बात। विचार रखते हैं, लोकतंत्र है। मैं ऑब्जेक्ट सिर्फ इस पर कर रहा हूं कि आप नाम ले रहे हैं, वो नाम गलत ले रहे हैं। देखिए सर- मेरा सर एक मुनाजिर- सेकंड, सर मेरा मुनाजिर- कहना बस ये है, देखिए आपकी वहां आप तक अगर बात ठीक सुनिए है। एक मिनट, मुनाजिर हसन की बात। हाँ। क्या मुनाजिर हसन इस दल के बनाने वालों में है? नहीं क्या मुनाजिर हसन के पैसे से ये दल चलता है? नहीं क्या मुनाजिर हसन के लोग मिलकर कार्यकर्ताओं के बल पर ये पार्टी बनी हुई है? नहीं तो फिर लेकिन भाई लोग आएंगे जाएंगे। सर उन्होंने आप एक मुनाजिर हसन मान लीजिए आए, अगर एक बार आपकी बात मान भी लेते हैं कि मुनाजिर हसन चले गए, मान लीजिए, तो हजारों लोग जो आए उसकी चिंता नहीं करूं, जो चला गया उसकी चिंता करूं। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि जब वो जदयू में थे तो नीतीश जी उनको फोन करके मनाते थे, प्रशांत जी ने उनको नहीं मनाया, तो नहीं मनाया। तो क्या ये आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग बिल्कुल स्टाइल ऑफ वर्किंग है। और ये सही है? आप बिल्कुल सही है। आप विचार से जुड़े हैं, प्रयास से जुड़े हैं। प्रशांत किशोर के फोन से थोड़ी ना जुड़े हैं। मैं फोन करूंगा तो आप आ जाइएगा, मैं फोन करूंगा तो आप नहीं आएंगे। बात व्यक्ति की नहीं है। आप प्रशांत किशोर के फोन करने से जुड़े हैं या बिहार को सुधारने के नजरिए से जुड़े हैं? अगर आपको जनसुराज के सोच में कमी दिखती है, अगर किसी ने ये कहा कि नहीं प्रशांत किशोर भ्रष्ट है, अगर किसी ने ये कहा कि जनसुराज की जो सोच है वो गलत है और उसको प्रमाणिक तौर पर वो कुछ कहे, तब उसका जवाब दिया जाए ना। प्रशांत किशोर ने मुझे फोन नहीं किया और मैं मान लीजिए नाराज हो गया, तो नाराज हो जाइए, तो क्या कर सकते हैं? हर व्यक्ति को तो मैं फोन नहीं कर सकता हूँ। अच्छा सर, मान लीजिए कि मैं जन स्वराज का एक वोटर हूँ और मेरा ये मन है, मैं पार्टी का एक अगर मतदाता हूँ और मेरा ये मन है कि पार्टी को जो भी फंड आते हैं, पार्टी जहां भी खर्च करती है, मुझे एक वोटर की हैसियत से वो पता होना चाहिए। तो क्या इस लोकतंत्र में वो अधिकार उसको होना बिल्कुल चाहिए? है, तो क्या आरटीआई के दायरे में चीजें बिल्कुल होना चाहिए, आरटीआई में होना चाहिए। जनसुराज तो अपना फंड जहां से आया है वो पब्लिक डोमेन में है। दूसरे दल वाले उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। आप तो बिहार में पत्रकारिता करते हैं, तो मुझे
आपसे इतनी अपेक्षा होगी कि अगली बार जब आप जदयू और राजद के लोगों से मिलेंगे, आपने कहा कि तेजस्वी यादव 21 रैली करते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है। कभी पूछा हो तो वो भी क्लिपिंग भेजिएगा हमको जरूर, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप मुझे वो क्लिप दिखाएंगे, आप मुझे क्लिप दिखाएंगे जिसमें रामबली जी ने या मोनाजिर जी ने कुछ कहा है। आप वो क्लिप भी मुझे भेजिए जब आपने किसी भी दल के शीर्ष नेता को ये पूछा है कि सर आपके पास फंड कहाँ से आता है। सर, अब आपने मैं खुद इसको- कहा कि जो बिहार में अगर 2 करोड़ जनता भी अगर 100 रुपए दे हाँ। तो 200 करोड़ रुपए हो जाएंगे। हाँ। तो इस पे हमने पूछा, इससे मेरा ये मतलब आशय है कि क्या उनको फिर ये अधिकार होना चाहिए उस पार्टी से पूछने का? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होना चाहिए, होगा। जनसुराज में होगा, दूसरे का हो ना हो, जनसुराज में होगा। अच्छा सर, आपसे जब पार्टी फंडिंग को लेकर जब भी बात पूछी जाती है तो आप कहते हैं कि पूर्व में जिन लोगों ने आपकी मदद की वो लोग आपको चंदा दे रहे हैं या वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, तो इसमें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या उन आपकी जो विद्वता है वो एकदम अलग लेवल की है। मैंने ये कहा कि पिछले 10 वर्ष में जिन लोगों की भी मैंने मदद की, वो लोग या उन लोगों को जिन लोगों ने मदद, जो लोग उनको मदद करते हैं वो मदद करते हैं। जो लोग प्रशांत किशोर के प्रयास से, हमारे समझ से या हमारी जो ताकत है या कमजोरी है, जो लोग जानते हैं, वो देश में उसकी एक बड़ी संख्या है। वो लोग कहाँ पर हैं? जहाँ पर मैंने पहले काम किया है। तो जब मान लो मैंने बंगाल में काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि ममता बनर्जी अपने अकाउंट से पैसा हमको भेज रही है, लेकिन टीएमसी को जानने वाले, टीएमसी की मदद करने वाले, टीएमसी के समर्थक जिन्होंने मुझे ये देखा है काम करते हुए, जहाँ उन्होंने देखा कि मैंने पार्टी की मदद की और टीएमसी जीत कर आया, उसमें से कोई व्यक्ति मुझे अगर 50 लाख या 1 करोड़ रुपया समझता है कि भाई प्रशांत किशोर अगर बिहार में कोशिश कर रहा है तो इसकी मदद करूंगा। तो देश में अगर ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, लोग 1-1 करोड़ रुपया भी देंगे तो हो जाएगा 100 करोड़ रुपया। लेकिन फिर भी इतना ह्यूज रिसोर्स, हाँ, तो बीते 4 सालों से सारी चीजें चल रही है, हम्म, तो आप उनको क्या उम्मीदें दे रहे हैं कि आज हम कोई उम्मीद नहीं दे रहे। उनको उम्मीद ये दे रहे हैं कि आपको प्रशांत किशोर, उनका सलाह, उनकी बुद्धि, पहले क्या दे रहे थे, पहले उनको क्या दे रहे थे? उनको सलाह दे रहे थे, आगे भी उनको सलाह देंगे, बुद्धि का खाते हैं। अच्छा सर, जॉय ऑफ गिविंग जो भाजपा से भी पहले जुड़े रहे हैं, लास्ट उन्होंने कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा, कौन है? उदय सिंह। तो जब ये है कि उन्होंने पहले भाजपा से भी चुनाव लड़ा, तो ये एक नैरेटिव बनता है कि भाजपा इनको किसी न किसी तरीके से आपके मदद जो आलोचक कर रही हैं वो है। कहते मेरे भाई वो कांग्रेस के, उनकी हाँ। माँ हाँ, लड़ चुके हैं। नहीं लड़ नहीं चुके हैं, अभी भी वो कांग्रेस में हाँ, हैं। वही कह रहा हूँ। 3 बार उनकी माँ कांग्रेस की विधायक एमपी रही है, और उदय सिंह ने ये जगह दी हुई है मुझे इस्तेमाल करने के लिए। उदय सिंह ने कैमरे पर जाकर बताया कि ना मैंने 1 रुपया दिया है, ना प्रशांत किशोर को 1 रुपए की मेरी जरूरत है। उन्होंने खुद कहा इंटरव्यू में, ज्ञानेश्वर जी के साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने खुद कहा। सर, आप हमेशा कहते थे कि आपका जो भी सर्विस है वो उसकी एक कीमत होती है, तो कब कहा मैंने? आपके ये पूर्व के बयान, जब हम लोग गूगल पे चीजें जब मेरे भाई कुछ बयान, जो हमारे बयान आप ऐसे अपने शब्दों में लिख कर आएंगे, प्लीज ये बताइए कि आपने इस दिन इस जगह कहा मेरी जो सर्विस है उसकी कीमत है, कब मतलब बोला? एज अ पीआर प्रोफेशनल कब कहा मैंने? ये मैंने अपने आप को कभी पीआर प्रोफेशनल कहा ही नहीं। जो भी मैंने आप आपको सेवाएं ये कहा राजनीतिक दलों के साथ आप कि- काम करते रहे, कि- उसके लिए कोई मेहनताना तो होगा ही। कोई नहीं है। आप बिल्कुल उलट बात बता रहे हैं कि मैं तो राजनीतिक सहयोगी के तौर पे मैंने काम किया है, उसके लिए कोई कोई मेहनताना मेहनतनामा नहीं लिया, कभी नहीं लिया। लेकिन जब काम कर रहे हैं तो उसको कोई रिएम्बर्स करेगा। अच्छा सर, अभी आपकी एक रैली हुई गांधी मैदान में और कई लोगों ने अलग अलग एंगल से दिखाया कि आधी कुर्सियां वहां पे खाली थी। आपने कहा कि आने नहीं आपके दिया लोगों प्रशासन को प्रशासन ने रोका जगह जगह पे, लेकिन इसके ऐसे कोई फोटोज वीडियोस इधर उधर से नहीं आए। अब लोगों का एक है कि आपने ये आरोप क्यों लगाए, और उनका वो इस चीज के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये कोई नई पार्टी आती है और उसके अगर इतने लोग भी अगर गांधी मैदान में आ जाते हैं तो ये एक बड़ी चीज है। तो उनका है कि वो इतना बड़ा लक्ष्य क्यों रखते हैं जिसके कारण इतनी आलोचना होती है। अब लक्ष्य मैं क्या रखूंगा ये आपसे पूछ के तो रखूंगा नहीं, या अपने आलोचकों से पूछ के रखूंगा नहीं। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहेगा कि हमारे 30,000 लोग थे और मैं कह दूंगा कि 1 लाख आदमी थे। आधे से ज़्यादा कुर्सियां खाली थी। वहाँ गांधी मैदान में पहली बार इस बिहार के देश राजनीतिक इतिहास में किसी ने पूरे गांधी मैदान में कुर्सी लगाई थी। मेरे वहाँ 1.5 लाख लोग करीब पहुँचे और करीब 2 लाख लोग हमारे नहीं पहुँच पाए, क्योंकि जिस पुल से आने की अनुमति प्रशासन ने दी थी
वो गांधी जेपी सेतु पुल है, उस पुल को पर जाम लग गया, उसको बंद कर दिया गया, फिर सोनपुर के आगे से गाड़ियों को चढ़ने नहीं दिया गया। इंटेंशनली किया गया। भाई जैसे भी किया गया है तो जाके आप प्रशासन से पूछिए, जो मुझे कहना था वहां जाकर कहा। हमने कम से कम इतनी हिम्मत है कि हम रैली में जाकर 1.5 लाख लोगों के सामने, हमने चाहे उस समय 1 लाख लोग रह गए हों, उनके सामने जाकर कहा कि भाई मैं माफी मांग रहा हूं, जो मैं जिस तरह की रैली करना चाहता था वो नहीं कर पाया हूं, क्योंकि प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया है, और अगर आपको यहाँ नहीं पहुंचने दिया तो हम आपके घर आ रहे हैं। हम उनमें से नहीं है जो कि 10 आदमी आएगा और कह देगा कि 100 आदमी आएगा। जो बात सच्चाई है वो सामने रखा है। अच्छा सर, आपकी पार्टी के कई सारे स्थानीय नेताओं से मैंने बातचीत की, वो उन्होंने कहा कि उनको ये निर्देश था कि जो जितनी ज्यादा संख्या में अपने रिसोर्स यूज करके लोगों को लाएगा, उसको हम एक संभावित उम्मीदवार के रूप में देख सकते हैं। तो क्या मनी और मसल पहले से ही हावी है? क्योंकि वो हमसे बातें करते हैं, ऑफ रिकॉर्ड हमसे बातें करते हैं। आपसे, हमारे पार्टी के लोग हमसे ज्यादा आपसे बात कर रहे हैं। अभी तक तो आरोप ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर ही सबको पैसा दे रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई अपना कार्यक्रम कर रहा है तो अपने नेताओं को क्या कहेगा? वो अपने नेताओं को यही कहेगा कि आप अपने दल बल के साथ, अपनी ताकत के साथ वहां पहुंचिए। ये निर्देश जनसुराज की ओर से भी गया होगा। जिसके पास लेकिन ज्यादा रिसोर्स होगा वो हावी रहेगा। आप उस कार्यक्रम में वो ज्यादा आदमी लेकर आएगा। मतलब क्या पॉलिटिक्स खेल ही मनी और मसल का है? भैया ये गांधी मैदान में आने से और टिकट से क्या लेना देना है? अगर आपके पास साधन है, आप 1000 आदमी के साथ आ सकते हो, तो आप 1000 आदमी के साथ आओगे। किसी के पास 5 आदमी के साथ आने की जगह ये कहाँ लिखा गया है कि जो ज्यादा आदमी लेकर आएगा उसको टिकट मिलेगा? मतलब वो ऐसा कहते हैं, अब वो हमसे शेयर करते हैं। भाई कहने को तो आप कह दीजिए जाके, मैं कह दूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। इतने भी मतलब लाइट वेन में नहीं बात हो रही है। नहीं, बात यही हो रही है। जिस तरह के सवाल आप कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि कोई भी पार्टी अपना कार्यक्रम करती है, मुझे सर एक तो उसमें आप अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को क्या कहते हैं? सारी चीजें कि आप अपने दल बल के साथ वहां पहुंचिए जी। लेकिन हाँ। इसका मतलब है कि क्या मोदी जी के कार्यक्रम में जितने लोग मधुबनी में आएंगे सब टिकट पा जाएंगे? मेरा कहना भाई बस पर दलों का ये आम जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जैसे राजनीतिक दल कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें उनको ये बताया जाता है कि भाई आप अपनी पूरी ताकत से, दमखम से, आप अगर कह रहे हैं कि आपका बहुत सपोर्ट है तो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचिए। बात इतनी है। बिल्कुल ठीक। टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका लिखित दस्तावेज जनसुराज ने 11 पॉइंट, हर पॉइंट पर कितने अंक मिलेंगे वो लिखकर जारी किया है। मुझे खुशी होती अगर आपने उसको पढ़ा होता, देखा होता, बजाय इसके कि हमको लोगों ने क्या कहा, हमको लोगों ने क्या कहा। अगर आप ये पूछते कि सर आपने तो कहा है कि इस 10 बात पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और लोग तो हमको ये कह रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं यही आपसे बार बार, मैं अपनी बात रख ही नहीं पा रहा था क्योंकि आप कुछ कह रहे थे, मैं काटना भी नहीं चाहता था। मेरा कहना बस ये है कि उन्होंने अपना कुछ रिसर्च किया है। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली से सिर्फ इसीलिए आए हैं कि वो कुछ उल्टा सीधा पूछ के चले जाएंगे। नहीं पूछे, क्या दिक्कत है? आपका पूछना आपका अधिकार है। एक बार आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अब, है ना। वो अपना सवाल पूछ रहे हैं, है ना। जो जानकारी उनके पास, या तो वो इंटरनेट से उन्होंने सोर्स किया है, किसी से बात करके सोर्स किया है। अगर आप उस फैक्ट को काउंटर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आप उखड़ जा रहे हैं। मेरा कहना बस ये है कि आप, जब जिस समय की मैं बात कर रहा था कि जो कुंडली वाली बात मैंने कही थी, उसमें भी यही मेरा बात का एसेंस यही था कि किसी ने कभी भी आपको कूल लूज करते हुए नहीं देखा था। मैं कहा बिल्कुल कुल्ली बैठा हुआ। इस इंटरव्यू में आप कमेंट में पढ़ लीजिएगा। मेरा कहना बस ये है कि आप बिल्कुल नहीं, अगर डिसएग्री कीजिए, आप बिल्कुल आप डिसएग्री कीजिए। उसकी कोई जानकारी गलत हो सकती नहीं, है, अगर ऐसा है उसकी कोई बात हो सकती है, उसके समझने में आप करेक्ट कर दीजिए। आप उम्र में भी बड़े हैं, नहीं, लेकिन उसके लिए आप मतलब आप पत्रकारिता, आप रिसर्च, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको क्योंकि एक से ज्यादा बार हो गया, इसलिए मुझे ये कहना आपको पड़ा। पॉलिटिशियन को 100 सवाल करने का हक है। हाँ, उसी तरह सामने वाले को इस बात को कहने का भी हक बिल्कुल है कि मेरे भाई अपना फैक्ट चेक कर। बिल्कुल है, बस। लेकिन उसमें एक ग्रेस भी रहे। वो अपने सवाल पूछ रहे हैं, आपको नहीं फैक्ट उसमें आप बिल्कुल डिस्काउंट कर दीजिए कि आपकी जानकारी गलत है। बिल्कुल गलत। उसमें हम तापमान, तब आप ये कह रहे हैं कि हम आपको वीडियो का प्रूफ दे देंगे, हम आपको क्या कहेंगे? हाँ, भाई तो प्रूफ ले आइए। ले आइए। ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग के बीच में तो फोन निकाल के वो चेक करेगा। हाँ तो दिखा दीजिएगा। प्रूफ नहीं दिखा मेरा सकते कहना बस ये है। आप नहीं, देखिए 2 बातें। तो उस आप चीज को रिसर्च हम जो अच्छे से आपने भी बात किया, कर सकते हैं। रिसर्च करना एक बात है, और ये कहना कि आपने ऐसा कहा, जब आप मुझे कोट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी बिट मोर केयरफुल। ठीक है, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन मेरा बस कहना है कि इसको हम
इस तरह से भी आगे बढ़ा सकते हैं बात को। अच्छा सर, मुसलमान लालटेन में वो तेल है जो खुद जल के दूसरे का घर रोशन कर रहा है। आपने अपनी पदयात्रा में मुसलमानों को किस रूप में देखा, जब आप ये कह रहे हैं कि वो खुद... बिहार के सबसे गरीब और पिछड़े, दलितों के बाद सबसे गरीब और पिछड़े समाज के तौर पर देखा, ऐसे समाज के तौर पर देखा जो जिसकी राजनीतिक सलाहियत बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे समाज के तौर पर देखा जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर डर के, भाजपा के डर से गलत लोगों को भी वोट देने में हिचकता नहीं है, तादाद के पीछे जाता है, इसीलिए उनकी ये बदहाली है। सर, आपको नहीं लगता है कि सभी जाति धर्म के लोगों के साथ ऐसा है, जो उनके सेंटिमेंट्स पे ऐसे खेल जाता है वो निकल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब सिर्फ मुसलमानों का है मुसलमानों और में ज्यादा है। उसका कारण क्या पाते हैं जो सिंगुलर मिसफॉर्चून है? अब उसका कारण ये है कि बिहार स्पेसिफिक नहीं, बिहार स्पेसिफिक है, मुसलमानों का ये, जहां पर भी आप अपने आप को माइनॉरिटी के तौर पर देखते हैं, अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ जो हिंदू है तो भले उसकी संख्या 40% हो आबादी के तौर पर, लेकिन वो उसके लिए सुरक्षा और डर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं सुरक्षित रहूं, तो उसके लिए बाकी मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। तो एक तरह से माइनॉरिटिज्म का जो फेनोमेना है वो उसकी वजह से मुसलमान के लिए वो बड़ा विषय है दूसरे समाज के अन्य वर्गों के मुकाबले। बिहार में कोई पॉलिटिकल फोर्स या कोई पॉलिटिकल इंडिविजुअल है जो आपको ऐसा लगता है कि थ्रेट हो जनसुराज के लिए? जो लोग भी हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो थ्रेट क्या है? वो हमारे तमाम लोगों को आप बरक्स देखते हैं? बराबर ही देखते हैं। सारे लोग हमसे तो सब ताकतवर ही हैं, दावा तो यही करते हैं कि वो लोग सब ताकतवर लोग हैं। अच्छा सर, मोहम्मद शहाबुद्दीन को आप कैसा नेता मानते हैं? मतलब वो कैसे नेता थे? मुझे नहीं मालूम, ना मैंने कभी काम किया, ना पक्ष में ना विपक्ष में। जब वो नेता थे तब मैं यहाँ पर था ही नहीं। लेकिन जब भी जंगल राज की बात होती है तो एक उनका नाम सबसे आगे लिया लालू जी का आता है जिक्र, मतलब शहाबुद्दीन जी का भी भाई उस लालू जी के राज में बहुतेरे ऐसे लोग थे जो जंगल राज को, जिन्होंने चरितार्थ किया, या जो उसके एक तरह से आप समझ लीजिए पीपल हु पर्सोनिफाइड जंगल राज, उसमें एक व्यक्ति की बात नहीं है, उसमें बहुतेरे ऐसे लोग थे। और वो पूरा जो सरकार का कैरेक्टर था, बहुत लोग उनके ब्रदर इन लॉज का नाम लेते हैं, बहुत लोग उन जिलों में जो जिस जिले में वो रहते हैं जहाँ उस जिले में जो सक्रिय नेता रहा होगा उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सर आप पे आरोप ये लगा कि जब हिना शहाब उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे जनसुराज के कार्यकर्ता भी काम कर रहे थे उनके कैंपेनिंग में। बहुत सारे जब जनसुराज लोकसभा में चुनाव ही नहीं लड़ रहा था, नहीं उनके आपकी तरफ से लोग कैंपेनिंग में मदद कर रहे थे। सुन तो लीजिए, अभी आप राजद में जाएंगे तो वहां पर भी बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनली हमारे साथ काम किए हुए हैं वो आज राजद में काम कर रहे हैं। तब तो आरोप ये लगना चाहिए कि आरजेडी का भी मदद हम ही कर रहे हैं। आज भाजपा में देश के स्तर पर जो लोग उनका कैंपेन चलाने में मदद कर रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं हमारे साथ काम किए हुए हैं। उस हिसाब से तो मैं भाजपा की भी मदद कर रहा हूँ। जो कांग्रेस में जो लोग, जिन लड़कों की बात चल रही है, वो लड़के भी हमारे साथ पहले काम किए हुए हैं। हमारे साथ 20,000 से ज़्यादा लोगों ने काम किया हुआ है। वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। और जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनकी ये सोच रहती है कि भाई कोई इस तरह का, प्रशांत किशोर जिस तरह का काम पहले करते थे उस तरह का काम करने वाला कोई मिल जाए या उनके साथ काम किया हुआ कोई मिल जाए तो हमारी राजनीतिक मदद हो जाएगी। तो चुनाव में लोग ऐसे लोगों को एंगेज करते हैं। अच्छा सर, ये भी चर्चा बहुत ज्यादा हुई कि जब शहाबुद्दीन परिवार की जब आपने मदद की इस चीज से, मतलब फिर आप गलत मैं वो कोट नहीं कर कह रहे रहा हो। हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब फिर आप गलत कोट कर रहे हो। आप कर नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये चर्चा हुई, ठीक है, कि आरोप लगे, आरोप कह सकता हूँ, आरोप शब्द का किसी ने आरोप नहीं लगाया है, ये पहली बार आपसे मैं सुन रहा हूँ। नहीं, बहुत जगहों पे बात होती है। मैं कुछ रिसर्च आपने हाँ, ऐसे किए हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है कि जब हम लोग दल नहीं हैं, लोकसभा चुनाव में मेरी कोई भूमिका नहीं है, लोकसभा चुनाव के दौरान मैं बिहार में हूं नहीं, फिर ये किसने आरोप मैं भी रोज इंटरव्यू करता हूं ना मेरे भाई, सुबह से शाम तक पत्रकारों से बात कर रहा हूं, अभी तक ना ये किसी ने सवाल पूछा। या तो आपने कुछ ऐसा रिसर्च किया है जो किसी ने नहीं किया है। अच्छा सर, मुझे इसको कंप्लीट करने दीजिए। तो लोग ये कहते हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, इसके दबाव में इतने ज्यादा आ गए थे तेजस्वी यादव कि उन्होंने शहाबुद्दीन परिवार को वापस से शामिल कराया राजद में। अब जाके तेजस्वी यादव से पूछिए, ये उनका और उनके बीच का मामला है। इसमें प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है? इसमें प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है? भाई जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं वो राजद के ही लोग नेता हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ, उनका आपस में समझौता हुआ, उसमें प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है? मैं सिवान में 1.5 महीने पैदल चला हूं,
कोई मुझे बता दे मेरा कोई सरोकार हो, ना मेरा उनसे कोई विरोध है, ना मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं कोई सिवान एक दिन गया हूं, 55 दिन रहा हूं, 50 दिन रहा हूं सिवान में, गांव गांव गया हूं, पैदल गया हूं। हम इलेक्शंस की बात कर रहे थे, अभी जो बीते दिनों बायपोल्स हुए 4 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा, जीत नहीं हो पाई, लेकिन आप चलिए हुए आपका एक अटेम्प्ट था। 1.5 घंटे हो गए हैं। 1.5 घंटा हो गया, इसको वाइंड अप किया जा रहा है, ये सवाल ले लें जी जी। तो सवाल ये था कि विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट क्या आपको लगता है कि उन चुनावों में बेहतर तैयारी से उतरा जा सकता था? क्योंकि लोग उसको उसी तरह देखते हैं कि भाई देखिए आप 4 सीट हार गए, वेव पे फर्क पड़ता है या जो माहौल बनता है उस पर। अब आप कैसे देखते हैं जो आपने प्रयोग किया? बिल्कुल जो प्रयोग किया वो ठीक प्रयोग किया। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुट्ठी खुल गई, एक बात तो ये समझिए कि उपचुनाव में जो इनकम्बेंट दल है, जिसको भी थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ वो बताएगा कि भाई इनकम्बेंट दल को एडवांटेज है। दूसरी बात, जो उपचुनाव के परिणाम आए वो मेरी अपेक्षा, मेरी अपनी सोच से शायद खराब आए होंगे, वो भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस खुली मुट्ठी में आपको 10% वोट दिखा उस दल को, जो कि 31 अक्टूबर को जिसको सिंबल मिला, जो 2 अक्टूबर को दल बना, 31 अक्टूबर को सिंबल मिला, 11 दिन के बाद चुनाव हुआ, उस दल को 10% वोट आया। अच्छा, बिहार में 10% वोट पाने वाला दल सिर्फ 3 ही दल है जिनको 10% यहाँ वोट मिला है। 10 दिन पुराना दल, उसको 10% वोट मिला है। भाजपा को पहले 10% वोट लेने में बिहार में 20 बरस लगे। पिछले चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया है। जब जदयू यहाँ चुनाव लड़ती उसको 15-16% वोट आता है। कांग्रेस जब पिछली बार अलायंस में चुनाव लड़ी उसको 9.6% वोट आया था। तो 10% वोट साधारण बात नहीं है। आशा के अनुरूप चुनाव के परिणाम इसलिए नहीं आए कि सिंबल जो है वो जैसा व्यवस्था है, नए दलों को सिंबल मिलता नहीं। जैसे अभी जनसुराज के पास सिंबल नहीं है, हमको सिंबल चुनाव के समय ही मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है उस सिंबल को घर घर पहुंचाना। और 10 दिनों में जितने लोगों तक सिंबल पहुंचा, उसमें जो हम लोग के समर्थक थे, उसमें 10% लोग वोट आया है, तो मैं समझता हूं कि वो गलत नहीं है। प्रशांत किशोर के नजरिए से, जनसुराज के प्रयास के नजरिए से शायद कम है, लेकिन बिहार में अगर किसी दल को 10% वोट आ जाए तो आप लोग उसको बहुत बड़ा राजनीतिक फोर्स बताएंगे। लेकिन जनसुराज को अगर आया है 10%, तो आप लोग ऐसे बता रहे हैं कि हम लोग का सब कुछ बर्बाद हो गया। इसमें मेरा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि बहुत कम नंबर है, मैंने आपसे राय ली। वो इसी पर मैं जवाब दे रहा हूं। तो उसमें बार बार हमारी इंटेंशन क्यों क्वेश्चन में आ जाती है, मुझे समझ नहीं है। वो तो एक प्लेन सवाल था कि आप विद बेनिफिट उसका आंसर दे रहे हैं। अच्छा सर, इसमें इसमें मेरा एक सवाल ये है कि आपका जो वोट शेयर जो इतना बढ़ा, वो सिर्फ एक इमामगंज के सीट पर बढ़ा, जिसका कारण ये बताया जाता है कि वहां पे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच एक राइवलरी थी, जिसकी वजह से जो पासवान उम्मीदवार थे इमामगंज में जनसुराज के थे, और उसके बाद एक और पासवान निर्दलीय भी थे, तो उस राइवलरी की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा वोट मिल गया, और इस कारण से ये परसेंटेज इतना बढ़ा जनसुराज का। चलिए, किसी वजह से बढ़ा ना जी। अंतिम 5 मिनट मतलब अगर ऐसा है, भाजपा चुनाव लड़ती है, जीत के आई है, कई सीट ऐसे तमिलनाडु में, आंध्र में लड़े होंगे जहां 5% वोट नहीं आया होगा। भाई आप ये देख लो, या तो आप सीट वाइज एनालाइज करने चाहते हो तो वो कर लो। दल के तौर पर आपका सवाल है कि आपने जो चुनाव लड़ा उस पर आपका जो नतीजा आया वो एक्सपेरिमेंट ठीक था, खराब था? मैं समझता हूँ ठीक था, इसलिए कि उससे हमें पता चला कि हम कहाँ खड़े हैं। ये पता चला कि सिंबल एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिसको कि आगे हमें ध्यान रखना अपने स्ट्रेटजी में, क्योंकि उसी उपचुनाव के बाद एक और उपचुनाव हुआ जो आपके रिसर्च में गायब है। वो एमएलसी का चुनाव दिसंबर में हुआ, जिसमें सिंबल नहीं था, और उसमें जनसुराज को 22% वोट आया। हम लोग दूसरे नंबर पर थे, राजद तीसरे नंबर पर, एनडीए चौथे नंबर पर, इंडिपेंडेंट जीता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिंबल उस चुनाव को लड़ने से ये बात समझ में आई कि अगर आपका बहुत बड़ा समर्थन है भी, लोग तैयार भी हैं वोट करने को, लेकिन सिंबल कैसे घर घर पहुंचे, इस पर हम लोग को बहुत बड़ा प्रयास करने की जरूरत है। अगर ये उपचुनाव में नहीं लड़ा होता तो शायद उस पर कुछ कमी रह जाती। चलिए, आखिरी आपको भी आपकी अपनी व्यस्तताएं हैं, हमें भी बाकी काम करना है। अंतिम कुछ 2-3 छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके छोटे छोटे उत्तरों की अपेक्षा रहेगी। पहला सवाल ये कि आपके तमाम पिछले कई सारे इंटरव्यूज को हमने देखा, उनके कमेंट्स में भी लिखा है, तो जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को इतना गुस्सा क्यों आता है? प्रशांत किशोर को गुस्सा आता ही नहीं। गुस्सा इसलिए आता है कि जब समाज की आप दुर्दशा देखते हैं और आप देखते हैं कि कोई प्रयास, कोई भी प्रयास कर रहा है, मैं नहीं, कोई अच्छा प्रयास कर रहा है, तो उस प्रयास में आप योगदान न करें, आप उसमें सहयोग न करें,
लेकिन बाहर बैठ के टीका टिप्पणी लेकर अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं लोग। हम मान लीजिए हम पैदल चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं अरे पैदल चलने से क्या होगा, बिहार नहीं सुधरने वाला है। तो गुस्सा इस बात पर आता है कि वो व्यक्ति जो ये मजाक उड़ा रहा है उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि पैदल चलने से बिहार में व्यवस्था अगर सुधर भी जाए तो उससे प्रशांत किशोर के जीवन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए गुस्सा आता है। तमाम सूबे हैं भारत में, किस राज्य के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं कि वो जो भी कंडीशन है, जो भी पॉलिटिकल रियलिटी है हिंदुस्तान की, उसमें उनका काम आपको सर्वोत्तम लगता हो? मैं कोई आकलन करने का मेरे पास पैरामीटर नहीं है कि मैं दूसरे मुख्यमंत्रियों का काम का आकलन कर दूं। वो तो आकलन करके आप लोग या मीडिया वाले हर 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने पे जारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ा आकलन तो जनता का आकलन है। अच्छा सर, 2-4 सवाल मेरे भी हैं, लास्ट हम इसको खत्म करते हैं। ऐसी चर्चा रहती है कि बीपीएससी परीक्षा को इसलिए रद्द नहीं किया गया क्योंकि प्रशांत किशोर उसके एक बड़े पोस्टर बॉय बन चुके थे, क्योंकि जब वो छात्र का क्रेडिट चला जाता, उनके साथ एक क्रेडिट चला जाता और प्रशांत किशोर को एक बड़ा बूम तो मिल भाई सकता है। अगर ऐसी बात, ऐसी सोच है सरकार की तो सरकार की गलती है। आपको सरकार को ये सवाल पूछना चाहिए। हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर मुझे लगा कि बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता हुई तो हमने डंके की चोट पर बात कही, सामने से कही। एनडीए के घटक दलों ने कहा, चिराग पासवान ने कहा, यहाँ के विद्यार्थियों ने कहा, कैमरे पर कहा, आज कह रहे हैं कि बिहार बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता हुई है, और उसको जहां तक हो सका लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़े, कोर्ट में भी गए। अब कोर्ट ने अपने विजडम में ये पाया कि उनको अनियमितता नहीं दिखी ऐसा कोई प्रमाणिक तौर पर, तो उनका मानना है। लेकिन बिहार के गांव में ये चर्चा है कि बीपीएससी परीक्षा के जरिए जो नौकरियां मिलती हैं उसमें बड़े स्तर पर धांधली होती है। अच्छा सर, एक चीज, जब लगातार कास्ट एग्नोस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो बिहार की जाति आधारित राजनीति जो है उससे आप अलग निकलना चाहते हैं, आपकी एक अलग विचारधारा उस चीज को लेकर रहेगी। तो जब मनोज भारती को आपने जब अध्यक्ष बनाया तो इस चीज की चर्चा आपको करने की जरूरत क्यों पड़ी? शायद अगर आप नहीं करते तो शायद ये सवाल ही ना होता। किस चीज की चर्चा? क्योंकि समाज से आते हैं। क्योंकि जनसुराज में ये व्यवस्था है कि जो भी जनसुराज में आएगा उसको कोई जिम्मेवारी मिलेगी, पद मिलेगा, टिकट मिलेगा, तो वो समाज का काबिल व्यक्ति होगा। लेकिन काबिल लोगों के बीच में इन पदों का बंटवारा कैसे होगा? बंटवारा का आधार ये है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। मान लीजिए कि बिहार में 1000 काबिल लोग हैं और 243 ही टिकट दिए जाने हैं, तो उन 1000 लोगों में से किसको टिकट मिले, इसलिए ये कहा गया कि उन 1000 लोगों में जब टिकट बांटा जाएगा तो जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज के उतने काबिल लोगों को जगह दी जाएगी। तो मनोज भारती इसलिए नहीं प्रेसिडेंट हैं, अगर आपने भाषण सुना हो जब मनोज भारती का नाम अनाउंस किया गया, इसलिए नहीं वो प्रेसिडेंट हैं कि वो दलित समाज के हैं, इसलिए हैं कि वो काबिल व्यक्ति हैं। मैंने मन से कहा कि वो नेतरहाट से पढ़े हैं, मैं तो नेतरहाट जाने की काबिलियत प्रशांत किशोर में नहीं है। वो आईआईटी गए हैं, मैं तो आईआईटी नहीं गया हूँ। वो डेकोरेटेड आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, वो तो प्रशांत किशोर आईएफएस अफसर नहीं है। वो दलित होते या ब्राह्मण होते या कुशवाहा होते या भूमिहार होते या यादव होते या किसी दूसरी जाति के होते, वो व्यक्ति काबिल है, वो जो दलित भी है। आपका जन्म हुआ है इस देश में तो किसी न किसी जाति के आप होंगे। वो पैमाना नहीं है, पैमाना काबिलियत है। लेकिन काबिल व्यक्ति की भी तो कोई जाति होगी। अगर मैं हूँ, प्रशांत किशोर हैं, तो प्रशांत किशोर के पिताजी का नाम होगा, हमारी कोई जाति होगी, हम किसी गांव से आते होंगे, उसको मैं इरेज कैसे कर दूंगा? अच्छा सर, लेकिन इतने काबिल व्यक्ति हैं लेकिन पोस्टर्स पे कहीं उनका चेहरा बहुत नजर नहीं आता, हर जगह आप ही छाए रहते हैं जनसुराज ऑफिशियल। मुझे तो ऐसा पोस्टर अभी दिख नहीं रहा है कि जहां मनोज भारती का कोई चेहरा नहीं लोग दिखता जैसे है। अगर अभी मैं अगर 20 वीडियो अगर स्क्रॉल करूं जनसुराज ऑफिशियल का तो ज्यादा सब में तो आप ही नजर आते तो स्वाभाविक है, उनका वीडियो उन पर दिखेगा, मेरा वीडियो मेरे, लेकिन मेरे वो चैनल पर जनसुराज दिखेगा, का ऑफिशियल पेज है ना, तो उनका भी दिखेगा। सबसे ज्यादा मतलब आप दिखते हैं, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। भाई अगर आप अभी जाएंगे किसी दल में, लालू जी का राजद में आपका ज्यादा दिखेगा, नीतीश कुमार का ज्यादा दिखेगा, तो सर इसका उनका मतलब क्या हम दूसरे उनसे नेता पूछ नहीं लेंगे, है? इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मनोज, सिंपल बात यह है कि प्रशांत किशोर यहाँ 2.5 साल से प्रयास कर रहे हैं। मनोज भारती जी पिछले अक्टूबर से आए, 6 महीने में कितने लोग उनको जानते हैं? धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रयास शुरू करेंगे ज्यादा लोग उनको भी देखेंगे। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपने जो पूछा है कि क्यों आप रिएक्ट करते हैं, आपका जो इंटेंट है पूछने का वो ये नहीं है कि कोई व्यक्ति काबिल व्यक्ति, जैसे मैंने जो आपको पीछे बात कहा, कोई मनोज भारती अपना दिल्ली में आराम की जिंदगी छोड़कर आकर यहाँ कुछ
बेहतर प्रयास हो रहा है उसमें कंधा लगा रहा है या उसमें कुछ करना चाह रहा है, बजाय उसके कि आप उसको इनकरेज करें, आप क्रिटिसिज्म को ही आपने पत्रकारिता का अपना जिम्मेवारी मान लिया। बिल्कुल क्रिटिसाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, कोई criticize भी नहीं सवाल कर आप रहा कर हूँ, सवाल सकते हैं, पूछ रहा हूँ। लेकिन जिस इंटेंट से कि अरे नहीं, आपको नहीं, बड़ा बताया जा रहा है, मनोज नहीं। भारती जी को देखिए, छोटा बताया जा मैं रहा फिर है, से उसी बात को दोहराता हूँ। चलिए कि आगे बढ़ा जाए। उन्होंने 2 घंटे हो गए। बिल्कुल, उन्होंने अपना प्रश्न पूछा, आप उस पर जरूर, लेकिन हम एक दूसरे की नियत पे हम क्यों ठीक है, सवाल चलिए उठा रहे हैं ना। इसका बिहार खराब से है। जुड़े 2-3 अच्छा लोगों पर सर, आपकी राय लेना चाहते हैं। जी, उसमें पहला नाम है चिराग पासवान का। बेहतर व्यक्ति है, मेरे मित्र हैं, मैं बार बार कहता रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति हैं, कम से कम बिहार में जाति धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका उस बात के लिए सम्मान करता हूँ। कन्हैया कन्हैया कुमार यहाँ बहुत प्रॉमिसिंग लीडर हो सकते थे, लेकिन गलत दल में है। उस दल में रहते हुए कभी उनको बड़ा काम करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने बिहार में यह तय कर लिया है आज नहीं 30 वर्ष पहले कि पहले लालू का झंडा ढोएंगे, अब तेजस्वी का लालटेन लेकर चलेंगे। इसलिए कन्हैया कुमार जैसे नेता अगर कुछ बिहार के लिए करना चाहते हैं तो कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या जनसुराज वो प्लेटफॉर्म मैं क्या मैं कभी नहीं बात जानता, इस तरह की आपने हुई? जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया। अब वो क्या करते उनका अपना निर्णय है। आपने मेरे से पूछा, मैं उसका आंसर मैं दिया। वही एक सप्लीमेंट्री सवाल था सर, क्या आपकी कभी ऐसी इच्छा थी? क्या आपने कभी अपनी उस इच्छा को नहीं, हमारे हमसे जाहिर बातचीत किया? हमसे बातचीत पहले रही है, जब वो कांग्रेस में नहीं थे तब भी बातचीत रही है। तो इस बिहार- एक्सपेरिमेंट को लेके बात मैं के साथ आइए। मैं कन्हैया कुमार की बात नहीं है, हम्म, कोई भी व्यक्ति जो बिहार को सुधारने के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ सोच रहा है, करना चाह रहा है, कांग्रेस बिहार में कम से कम उसका प्लेटफॉर्म नहीं हो सकती है। अच्छा सर, एक मुकेश सहनी। एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, हम्म, एक दल चला रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ आप नहीं कहना चाहेंगे? उससे ज्यादा मैं ना उनको जानता हूँ ना उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। मैं उन विषयों पर, उन व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं करता हूँ जी। जिसके बारे में मुझे कोई फर्स्ट हैंड जानकारी ना हो। तो ठीक है, ये बातचीत इस तरह की रही, हमारे दर्शकों ने देखा। हमारी जैसे कि आपकी सलाह है, हमारी कोशिश रहेगी कि जब दोबारा हम आपसे मिलें, बेहतर रिसर्च के साथ में मिलें। बिल्कुल। हमारी भी अपेक्षा रहेगी कि हम जब अगली बार मिलें तो आपका भी थोड़ा आप लस्सी वस्सी पी के आएँ, थोड़ा आपका भी जो मिजाज रहे वो ठंडा रहे, और दर्शक उस बातचीत को देखें और अपनी राय दें। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, जितने की बात हुई थी उससे ज़्यादा ही वक्त दे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद, और दर्शकों ने इस बातचीत को देखा उसके लिए उनका भी धन्यवाद।